रिकॉर्डिंग मैसेज जाने से बताना सर। हो गया ना? हाँ सर। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो फिर गुड इवनिंग इस बात का क्योंकि हम लोग आज कंपनी लॉ पढ़ेंगे, है ना सर? तो कंपनी लॉ में हम लोग अभी थोड़ा सा क्या चल रहा है सर, थोड़ा बेसिक्स एरिया चल रहा है, ठीक है। इससे पहले जैसे कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस मीटिंग वगैरह के ऊपर काफ़ी एडवांस लेवल डिस्कशन मैंने किया था, बट अभी थोड़ा मैं बेसिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों का बेसिक्स नहीं था हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बेसिक करा देते हैं। तो इसलिए बेसिक्स में जैसे मानो कि आपको पहले दिन में डेफिनेशंस के ऊपर बात किया था कि अलग अलग कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 को समझने के लिए आपको डिफरेंट डेफिनेशंस का जानकारी चाहिए होता है, तो उसका सेक्शन वाइज डेफिनेशंस का मैंने बताया था। अगर किसी का मिस है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, फिर मैंने लास्ट वीक जो बताया था वो था सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। सर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। और ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी क्या टॉपिक है सर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी मतलब एक कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, अगर आपको एक कंपनी बिल्डअप करना है तो आपको क्या क्या प्रोसीडियर फॉलो करना होता है। और सिर्फ प्रोसीडियर नहीं, हर एक प्रोसीडियर का मतलब होता है, ठीक है, हर एक प्रोसीडियर का मतलब होता है और वो मतलब को आपको सेक्शन वाइज जानना है, समझना है। अगर आप कंपनी बना रहे हो, मतलब इफ़ यू आर ओनर ऑफ ए कंपनी और प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी, आपको तो जानना चाहिए। साथ में जैसे कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको भी उतना ही अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से समझना चाहिए बिकॉज आप ही लोग हो जो बेसिकली प्रोमोटर को या ओनर को हेल्प करते हैं कंपनी को बिल्डअप करने में। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हैं इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में भी रोल प्ले करते हैं काफ़ी अच्छा, बट सीएस को तो स्पेशल मतलब ताकत भी मिलता है कंपनी इनकॉर्पोरेशंस वगैरह में, क्योंकि सीएस पे बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड होते हैं मतलब मैनेजमेंट। सो अच्छा, सीएस के केस में एक बता दूं, जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में मॉड्यूल 1 के अंदर एक पेपर आता है सर, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चल रहा है, ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज का भी 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग का कवर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज जो है एग्जीक्यूटिव लेवल में, वहाँ पर बस यही मेन है कि आपको अगर बिजनेस करना है, कंपनी बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, एलएलपी बनाना है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म फॉलो करना पड़ता है, बेसिकली उसी के ऊपर है। तो ये कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर है, तो कंपनी बिजनेस अगर कोई बनाना चाहता है तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है। सो ये मैं आपको बस जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव को भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल दिया। अच्छा, तो फिर अब सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, इन द मीन टाइम शुभश्री एंड ऋषभ, गुड इवनिंग सर। शुभश्री, ऋषभ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके सर, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के अंदर आपको मैं एक एक करके जो पॉइंट मैंने लास्ट वीक बताया था उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ऐसे मैं लास्ट वीक प्रोसेस बता दिया था, इवन आपको तो मैं एमसीए के साइट में भी लेके गया था सर। मतलब एमसीए का साइट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का mca.government.in, जहाँ से जाके आप कंपनी को रजिस्टर कर पाते हो, ठीक है, और उसका प्रोसीडियर क्या होता है, कहाँ जाना पड़ता है, एवरीथिंग, ठीक है। आप वहाँ पर जाके बस फॉर्म लाओ, सबमिट करो, डॉक्यूमेंट्स डालो, नॉर्मल होता है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए आपको लीगल प्रोसेस जानना है। और वही लीगल प्रोसेस जानने के लिए ही तो हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना सर, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें कंपनीज लॉ को हम लोग इसीलिए जानते हैं और पढ़ते भी हैं। ओके, तो आज सर मैं आपको ओपीसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओपीसी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक बहुत स्पेशल इंक्लूजन बोल सकते हो आप। स्पेशल इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी कोई ये नहीं सोचा था कि एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है। तो मैं आपको ओपीसी बनाने का जो प्रोसीडियर है, जो फीचर्स है, उसके बारे में बात करूंगा। ओपीसी को छोड़ के अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 8 के बारे में बताऊंगा। फिर नॉर्मल कोई भी कंपनी बना लो, आपको एमओए एंड एओए करना होता है, ठीक है। एमओए एओए क्या है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप कंपनीज एक्ट में कितना भी एडवांस टॉपिक क्यों ना जान लो, आप एमओए एओए के बिना कंपनीज एक्ट में माहिर नहीं बन सकते। और आपको एमओए एओए का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट या मतलब आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इवन जब एज ए सीएस आप ड्राफ्टिंग का काम करते हो तो वहाँ पर भी एमओए एओए में बहुत अच्छा नॉलेज ही होता है। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा आपको एमओए एओए के बारे में बताने का, जो बेसिकली
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी है, मतलब एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, मतलब कंपनी जिसके आधार में बनता है, वो एमओए है सर, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव वगैरह। इवन तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ कंपनीज का एमओए भी दिखाऊं। जैसे मैं टाटा पावर का नॉर्मली मेरे कंप्यूटर में होता है सामने तो दिखाता हूँ, तो मैंने आज सोचा कि मेरे पास पेटीएम का भी था, तो मैं सोचा कि आपको पेटीएम का भी एमओए दिखाऊंगा। ऐसे पेटीएम का नाम पेटीएम नहीं है, उसका ओरिजिनल पेरेंट कंपनी का नाम है पेटीएम, उसका ब्रांड नेम है, पेरेंट कंपनी है। कोई बता सकते हैं पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी उसका नाम, मतलब जिस नाम पे पेटीएम रजिस्टर्ड है? एनीवन? देखते हैं सर कौन बता पाता है। पेटीएम किस नाम पे रजिस्टर्ड है कंपनी आरओसी के पास? कोई तो बताए। 197। थैंक यू नंदिनी। शुभश्री भी शायद बोल रही थी मैं 190 थोड़ा से। कंफ्यूज हो गया था, भूल गए थे नहीं याद था, लेकिन मुझे नाम लगा याद। आप में नहीं एनएससी में लिस्टेड है, वो पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा, नहीं आरओसी के पास वन, हाँ 197। यस यस, थैंक यू प्रियाक्षी, 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा मैटर में मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो चलो एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से कंपनी रजिस्टर्स वगैरह होता है, वो तो मैंने लास्ट वीक बताया था, लेकिन आज और भी कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है जो आपको बताता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, और देखो सर आप लोग, बेसिक है पर बहुत वाइटल है सर, ठीक है। बेसिक्स है पर बहुत वाइटल है, तब इतना नॉलेज तो सभी को आना चाहिए बेसिक लेवल में। अच्छा, तो जैसे ये फ्लो चार्ट से मैं आपको बताया था एक बार, ठीक है, ये फ्लो चार्ट से मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर, जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन के बारे में तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, मिनिमम मेंबर्स जो मैं लास्ट दिन भी बताया था, ओपीसी जो सेक्शन 3(3)(a) के अंदर बोला है, ठीक है। मेमोरेंडम के बारे में सेक्शन 4 में बोला है, ठीक है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में सेक्शन 7 में बोला है, सर्विस वगैरह कंपनी का सेक्शन 20 में बोला है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में सेक्शन 12 में बोला है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 में बोला है। ये दोनों बेसिकली एक के बाद एक कंसिक्वेंटली बोला जाता है सर, ठीक है। तो आगे आगे बताऊंगा मैं आपको एमओए हुए, और इसके अंदर दो इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है। इसका मतलब केस स्टडीज भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, बट बड़ा ही फेमस थ्योरी है सर। थ्योरी मतलब एक केस लॉ है एमओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। एक का नाम होता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर नाम सुन के वायरस मत सोचना, इट्स अ वायरस, ओके, VIRES, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और एक होता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एंड इसके साथ ही इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ ही और एक चीज होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डोंट वरी, मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा। डिटेल्स में जानना है तो ये अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट, इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल माना जाता है, ठीक है। बेसिक्स है पर बहुत बार इसके बारे में कुछ ना कुछ सवाल होता ही है सर। सो आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे से जानना चाहिए इंडोर मैनेजमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, अल्ट्रा वायरस क्या है, ठीक है। बेसिकली इन सिंपल बोला जाए कंपनी का पावर को बताते हैं, ठीक है, कंपनी का पावर को बताते हैं कि कंपनी के पावर के मतलब अंदर है, बाहर है, क्या है, आगे आगे बताऊंगा आपको। तो ये एमओए एओए सीखने के बाद या सीखने के साथ साथ मैं आपको ये सब स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा। अच्छा, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है, आज मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। कंपनी एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, उसके बाद क्या इफेक्ट आता है बहुत वाइटल माना जाता है। मतलब एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, तो कंपनी का ना पूरा क्या बताऊं सर, जैसे एक सिंपल बताते हैं आपको, जैसे घर में अगर, जैसे कि आप लोग सिंपल सोचो, एक नॉर्मल घरवा बात कर रहा हूँ, फैमिली वाला बात, कि बच्चा जितने घर में है वो बच्चा है, लेकिन बच्चे का शादी हो जाए ना और वो बच्चा नहीं रहता है ना सर। शादी के बाद चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चा नहीं, उसका पूरा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है ना सर। उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, उसका उसका एंटिटी, मतलब उसका जो एक अलग ही सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। इतना दिन वो माँ पापा का बन के रहता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाए वो एक इंडिपेंडेंट हो जाता है सर, ठीक है। लड़का बोलो लड़की बोलो, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर शादी के बाद भी कोई बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि शादी के बाद, मैरिज, आफ्टर मैरिज, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, लड़का का भी लड़की का भी, ठीक है। सर लड़का का क्यों? लड़का तो उसी घर में रहते हैं सर, घर में उसी घर में रह सकता है, बट उसका एंटिटी चेंज हो जाता है सर,
ठीक है, तभी उसका शादी दिलवा जाता है, ताकि वो, या फिर वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, आजकल तो सब कुछ नॉर्मल है सर। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब किसी को शादी कर रहे हो तो फिर आपका एक अलग एंटिटी बन जाता है, ठीक है। अब बाद बाद में माँ पापा को पूछ नहीं सकते, मैं लड़का लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे फैमिली चलाना है। आप ज़रूर उनसे सजेशन मांग सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप ही को लेना होता है। तो इट्स लाइक दैट सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे होने के बाद इंसान का एंटिटी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक अगर आप कंपनी को रजिस्टर कर देते हो ना, तो उसके बाद कंपनी का भी ना एक इफेक्ट अलग आ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले का सिचुएशन अलग, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद का सिचुएशन अलग। तो बताऊंगा मैं सेक्शन 9 आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सर कि रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के पास क्या ताकत आता है, क्या लाइबिलिटी आता है, क्या ऑब्लिगेशन आता है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन सेक्शन 22। फिर आपको मैं आगे आगे कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, कंपनी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, सेक्शन 10A आपको क्या बताते हैं। अगर आपको कभी कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना है, सेक्शन 16 आपको बताता है। कन्वर्ट करना है कंपनी को, सेक्शन 18 बताता है आपको, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सेक्शन 19 के अंदर, सब्सिडियरी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग, सब्सिडियरी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग, ठीक है। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट है, मतलब सब्सिडियरी कभी होल्डिंग का शेयर नहीं होल्ड कर सकता, ये सेक्शन 19 बताते हैं। बट कैसे हैं ये जब मैं आपको सेक्शन 19 बताऊंगा तभी बता सकते हैं। और एमओए और एओए में अगर कुछ चेंजेस या अपडेट करना है, सेक्शन 15 के तहत होगा। और ये जो एमओए एओए बनता है, ठीक है, ये मेंबर्स को देना चाहिए जो सेक्शन 17 बताते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ये जो कंपनी फॉर्मेशन है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, ये बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है ना। मतलब इसके बेसिस में तो मतलब हर कोई जो भी एज ए प्रैक्टिशनर्स, एज ए सी एज ए सी एस काम करते हैं, एज ए लॉयर, ठीक है, एज ए सी ए में, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने ये नॉर्मल चुनौती है, ठीक है। रेगुलर बेसिस में कोई ना कोई आ रहा है। और आजकल तो सर भारत में मतलब बिजनेस बनाने का एक अलग ही भूत सवारा है, स्टार्टअप कल्चर आ गया है, कंपनी बनाने का एक अलग ही। और ये जब से ये शार्क टैंक वगैरह आ गया है ना सर, और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, तो आपको ये रूल्स रेगुलेशन जानना एज ए प्रोमोटर, एज ए सी एज ए सी एस, एज ए सी में काम भी बहुत बढ़ जाता है। अब एमसीए के साइड में जाओ, वहाँ पर जाके एमसीए सर्विस में देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो सर, ये देखो कहाँ चला गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से कंपनी सर्विस में जाओ, ठीक है। चेक कंपनी नेम, चेक सीआईएन नंबर, मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, सीआईएन नंबर, स्पाइस, ठीक है, स्पाइस मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा, कंपनी स्टार्ट करने का, अपना नाम रिजर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का कॉन्सेप्ट, कंप्लायंस फाइलिंग, अप्रूवल ऑफ सर्विस, चेंज कंपनी इन्फॉर्मेशन, चेंज मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशनल सर्विस, ये जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सर, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एवरीथिंग एक्चुअली इसी साइट में जाके होता है, ठीक है। ये एमसीए के साइट में जाके एवरीथिंग होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है, पूरा प्रोसेस अच्छे से, बस बाद में जब आप काम करोगे बस प्रोसेस फॉलो करना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज आ जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब फार्म में प्रैक्टिस करोगे या खुद का फार्म बनाओगे, तब आपको ये सब डेली करना होता है, डेली। ओके, चलो सर। तो लास्ट दिन मैंने आपको बताया था प्रोमोटर के बारे में, है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, ठीक है। कंपनीज आर ब्रॉडली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये मैं बताया था आपको। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी ओपीसी हो सकता है, पब्लिक कंपनी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकता है। तो ये चर्चा मैंने कर दिया था आपसे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। आज और ये सब में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि और भी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको कंपनी फॉर्मेशंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी बिल्ड करना हो तो 7 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाना हो तो 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए कम से कम। और अगर आप ओपीसी बनाते हो तो आपको कम से कम नहीं, एक ही बंदा चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, नॉमिनी कर सकते हो, नॉमिनी ले सकते हो। तो आज मैं आपको नॉमिनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट पे लास्ट वीक बताया था। फिर सेक्शन 7 के अंदर आपको पूरा प्रोसीडियर बताया था, स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट होता कैसे है, इसका पूरा स्टेप्स यहाँ पर 7 पॉइंट्स में दिया हुआ है सर, ठीक है। 7 पॉइंट में पूरा कंपनी का प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ आप, आई होप कि आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा। अगर मैंने नोट शेयर किया है क्या या नहीं किया, अगर नहीं किया तो मुझे आज याद दिलाना, मैं आज
याद दिलाने का दरकार नहीं है, मैं रेडी कर लिया टोटल में, आपको शेयर कर लूँगा अगर बाई चांस मैंने नहीं किया है तो। अच्छा चलो, क्या मैं नोट शेयर कर दिया था? ऐसे ही पूछ रहा हूँ एक बार आप लोगों से, ये इनकॉर्पोरेशन का नोट शेयर किया था क्या आप लोगों से? ना सर। ना सर, कोई बोला हाँ सर, तो फिर किसी को मिसिंग है। ठीक है, मुझे एक बार पिन कर देना, मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, चलो देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ अभी सर, अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? ओपीसी, ठीक है, मतलब आप खुद एक कंपनी का मालिक बनोगे और आपको किसी का जरूरत नहीं है। और मैंने इसके लिए एक बहुत फेमस सॉन्ग का लाइन चूज किया था, याद है किसी को? रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा ही फेमस गाने का लाइन है, कविता है, यदि तोर डाक सुने के वो ना आसे तबे एकला चलो रे, याद है क्या? अरे अगर तेरे बुलाए पे कोई ना आए तो चल अकेला रे। तो एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट कि भाई आपको कंपनी बनाना है तो कोई नहीं चाहिए, आप खुद ही एक कंपनी बना सकते हो। 7 मेंबर, 2 मेंबर, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बना लो भाई अपना कंपनी खुद, ठीक है। तो अगर आप ओपीसी बनाते हो तो आप 1 मेंबर कंपनी बनाते हो, और ये इसका जो नेचर है ये प्राइवेट कंपनी है नेचर में, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्यों बनाया गया सर? एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, सिंपल बात है। बिजनेस को एक कॉर्पोरेट लुक्स मिलेगा, ठीक है, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं हम, इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता, ठीक है, आप समझ लो अपने अपने हिसाब से। तो बेसिकली ये बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना है, ठीक है, बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना है। कॉर्पोरेटाइज क्यों करना है? बिकॉज फीलिंग आता है सर, सिंपल बात है। वो बोलते हैं ना आजकल स्वैग, ठीक है, इट्स लाइक अ फीलिंग कि भाई हाँ मैं कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी बनाने का एक भूत भी सवारेगा, लोग सिर्फ जॉब 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 करके दिमाग खराब नहीं करेगा, है ना, नौकरी 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 नौकरी। तो इससे मतलब थोड़ा बोर नहीं हो गए लोग, ठीक है, नौकरी नौकरी सोचते सोचते, ठीक है। मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, इवन ऑल ओवर द इंडिया, एक जॉब के लिए लोग पागल हैं। जॉब तो सबको करना है, ठीक है, कम ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है, कोई ज़्यादा करते हैं कोई कम करते हैं, लेकिन सिर्फ जॉब तभी होगा जब बिजनेस भी बनेगा। तो थोड़ा बिजनेस का भूत भी सवारने दो। गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और करना भी चाहिए। बिकॉज अगर मैं सिंपल मानता हूँ सर, अगर आप सोचो 138 करोड़ की पॉपुलेशन, ठीक है, वो भी ये जस्ट एक डेटा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कम भी होता है, 140-42 भी हो सकता है। तो 138 करोड़ के पॉपुलेशन में यूथ कितना है? हाँ सर, यूथ कितना है? ऑलमोस्ट 60% है ना, 60-65% यूथ है भारत में। मतलब अगर मैं कम से भी कम, अगर 70 करोड़ तो यूथ होगा ही, 70 से 80 करोड़। अब बोलो गवर्नमेंट 70-80 करोड़ जॉब थोड़ी ना प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट क्यों, प्राइवेट कंपनी मिलके भी नहीं कर सकता। तो 80 करोड़ लोगों को जॉब देना नॉम पॉसिबल नहीं है। इतना यूथ को जॉब देना, सब कुछ ना कुछ तो सब करेगा ही, ठीक है, किसी के लिए भगवान कुछ ये नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ देता है। अब कम से कम इस 80 करोड़ का 1%, हाँ सर, 80 करोड़ का 1% भी बिजनेस कर ले, हमारे देश में इतना लोग भी बिजनेस नहीं करता सर, ठीक है। 80 का 1% मतलब 0.8 अगर कर ले, चलो भाई कम से कम 80 में से, 80 करोड़ में से 1 करोड़ बंदा बिजनेस कर ले, तो कम से कम उनके पास बाकी लोग काम कर ले। बिजनेस करते हैं लेकिन वो बाद में जाके जब कुछ होता नहीं है कि दुकान खोल के बैठते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ना उसका मतलब मेंटेलिटी नहीं रहता बिजनेस करने का। इट्स लाइक कि भाई कुछ हुआ नहीं तो कम से कम चलो कुछ खोल लेते हैं, इट्स लाइक दैट। मतलब इससे क्या होता है ना, वो अपने अपने बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक फीलिंग के साथ, एक सोच के साथ स्टार्ट करते हो तो आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। तो कम से कम 80 करोड़ में 1 करोड़ लोग तो उस तरह से सोचे, ठीक है, कम से कम उनके पास एक करोड़ के पास बाकी लोग काम करें। हाँ सर, 1 करोड़ के पास अगर 2 जन करके भी काम करेगा तो भी 2 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा, है ना। तो इट्स लाइक दैट कि अगर ऐसा सोच होगा तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाएगा सर, ठीक है। लेकिन हाँ, अब बिजनेस करने के लिए तो सोच बड़ा होना चाहिए। जॉब में क्या है, आपको कुछ सिर्फ जो बोला जाता है आपको करना पड़ता है, ठीक है। कुछ जॉब होते हैं सर जो आपको काफी इंडिपेंडेंटली सोचने का मौका मिलता है, बट हर जॉब ऐसा नहीं होता। 99% जॉब आपको जो ऐसा बोला गया वैसा करो, 1% जॉब ऐसे होंगे जहां पर आप इंडिपेंडेंट वे में सोच सकते हो कि आपका ओपिनियन का वैल्यू होता है।
ठीक है। तो आप अगर बिजनेस करते हो, आपको इंडिपेंडेंट वे में सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और गवर्नमेंट चाहते हैं सर, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि इतना जॉब तो रेलवेज में भी वो क्रिएट नहीं कर सकता जो सबसे ज्यादा जॉब देता है। पोस्ट ऑफिस सेकंड में है गवर्नमेंट लेवल में, बैंकिंग सेक्टर में इतना लोग जरूरत नहीं होता, ठीक है। और बाकी प्राइवेट कॉन्सेप्ट में टीसीएस सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट किया इंडिया में, ठीक है। आईटी सेक्टर्स में बाकी इन्फोसिस वगैरह भी काफी जॉब क्रिएट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं क्रिएट कर सकता जितना आप लोग सोचते हो। गैप बहुत है, बहुत गैप है। तो कुछ तो होना चाहिए, और कंपनीज चाहिए। सिर्फ टाटा बिरला और जस्ट 5-7 हजार स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज और कुछ प्राइवेट कंपनीज मिलके सोल्यूशन नहीं कर सकता। सो गवर्नमेंट चाहते हैं कि लोगों के अंदर बिजनेस का भूत और बढ़ जाए, बिजनेस का भूत सवार जाए। तो ये ओपीसी कॉन्सेप्ट के पीछे ये मेन रीजन है, ठीक है। और मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, होना भी चाहिए। बस क्या है ना, सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, ये बात भी है, ठीक है। लॉ बना, लेकिन इसको स्प्रेड करना चाहिए, इसको स्प्रेड करना चाहिए, लोगों में कंसेंसनेस होना चाहिए, और फिर आज नहीं तो कल धीरे धीरे हो जाएगा सर। क्या बोलते हो, सही कि गलत? हाँ सर, लॉ बना बहुत अच्छा है, लेकिन लॉ कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? आप लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हो। हाँ सर आप लोग सिर्फ एग्जाम के लिए सोचते हो कि भाई एग्जाम के में ये आएगा, बस ये पढ़ के चल जाते, लेकिन ये थोड़ी ना इसके लिए बनाया गया है। एग्जाम तो एक बस जरिया है, लेकिन आप लोगों को इसको स्प्रेड करना है। आप सोचो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बनेगा तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए सीएमए, आप लोग का ही तो बोलवाला होगा। कभी सोच के देखो ऐसा? हाँ, जितना बिजनेस बनेगा उतना आप ही लोगों का अच्छा है, क्योंकि जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है आपके पास ही आना होगा। और किसके पास जाएगा भाई? किसको आता है कंपनी, बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस? किसको आता है? किसी को नहीं आता। तो स्प्रेड करो ना, गांव गांव से लेके शहर शहर तक। हम लोग बहुत उल्टा सीधा चीज शेयर करते हैं लोगों से, जिसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कुछ काम का चीज भी लोगों को बताए, शेयर करे, समझाए। हाँ, कोशिश करो। हाँ, कहीं पर थोड़ा सा हार मान जाओगे, कुछ थोड़ा आपको गलत सलत बोल देगा, लेकिन हार थोड़ी मानना है। बिजनेस सेटअप करना है, अपना प्रोफेशन सेटअप करना है, मार्केट बढ़ जाएगा। अभी से स्टार्ट करोगे ना, जब आप लोग बन जाओगे उतने दिन में आप लोगों का भी मार्केट बन जाएगा। सोच के देखना सर। हाँ, लोगों को सीरियसली, आप गांव गांव में लोगों को, मतलब जहां जाते हो लोगों को बताओ कि क्यों कॉमर्स में नॉलेज लेना चाहिए, क्यों बिजनेस का नॉलेज लेना चाहिए। कुछ उनमें से कुछ को बोलो कि आप लोग अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो आप ये पढ़ाई करो। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा सर जिसको बनना है, साइंस का तो अलग एक बना हुआ है रोल मॉडल बहुत सारे, लेकिन बिजनेस में भी कुछ आ जाए सर। आप लोग इंस्पायर कर सकते हो, वो सिर्फ शार्क टैंक वाले इंस्पायर नहीं कर सकता, वो लोग तो टीवी में है, शो देखता है, ठीक है, नाटक भी करते हैं, लेकिन अगर सामने से जो इंस्पिरेशन हो सकता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता। ये बात का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ने किया बहुत अच्छा, बट आप लोग, हम आप सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा चलो सर, प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट एंड सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जाम्पशंस। यस, प्रोसीड्यूरल जो रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी सिंप्लीफिकेशन किया जाता है ताकि इजीली बिजनेस बन जाए। और सबसे बड़ी बात, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा। मतलब आप बिजनेस, जैसे नॉर्मली इससे पहले भी लोग बिजनेस बनाता था, 1% बिजनेस तो आज भी है। हाँ सर, 1% बिजनेस तो आज भी है। क्या बोलते हैं हम लोग 1% बिजनेस को? बोलो, क्या बोलते हैं? बड़ा ही फेमस नाम। हाँ सर, सोल प्रोप्राइटर। हाँ, थैंक यू सर। ये तो आज भी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी का ओनर है या प्रोमोटर है और जो बिजनेस है वो सेम है। बिजनेस का लाइबिलिटी, ओनर का लाइबिलिटी, ओनर का लाइबिलिटी, बिजनेस का लाइबिलिटी, सब कुछ एकदम सेम है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलता है, कंपनी वाला फीलिंग नहीं है सर। लेकिन जब आप 1% कंपनी बनाते हो, आप अलग, आपका कंपनी अलग, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, तभी तो ओपीसी। अदरवाइज तो वो सोल प्रोप्राइटरी हो जाता, सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो जाता, उसमें क्या अलग बात आता? वो तो अभी भी बहुत सारे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं। आपके घर के अगल बगल में जिधर देखो आपको बहुत सोल प्रोप्राइटर मिलेगा। बट सोल प्रोप्राइटर के से कितना अलग है ओपीसी? अलग, सबसे बड़ा अलग क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? हेलो, किसी का म्यूट से अनम्यूट हुआ है, कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे ऐसा लगा। नहीं, अच्छा ठीक है।
अच्छा, तो बात है कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा, मतलब आपका कंपनी, जो भी नाम दो आप कंपनी का, ठीक है, उस कंपनी का एक अलग एंटिटी बन जाएगा। मतलब जैसे कि मैं आपको बोला, शादी होने के बाद जैसे लड़का या लड़के का एंटिटी बन जाते हैं, ठीक है, और माँ पापा के अंदर मतलब कंट्रोलिंग में नहीं रह सकता। ऐसे माँ पापा के कंट्रोलिंग में बचपन में रहना पड़ता है, बट जैसे ही आपका एक अलग रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप एक अलग एंटिटी बन जाते हो, वो आपका डिसीजन था आपका। और एक सबसे बड़ी बात है सर, लिमिटेड लाइबिलिटी। यस, मतलब अगर ओपीसी कोई लोन लेता है, ओपीसी अगर मार्केट में कोई लोन लेता है, सिंपल समझो सर, लेमैन की तरह समझो, अगर ओपीसी कोई लोन लेगा तो इसके लिए जो कंपनी बनाया ना आपने, वो कंपनी लायबल होगा, ओनर नहीं। सर ये क्या बात हुआ, ओनर ही तो कंपनी को चला रहे हैं। हाँ सर, कंपनी के अपने नाम पे एसेट बनेगा। एसेट अगर कंपनी के नाम पे बनेगा तो लायबिलिटी भी कंपनी के नाम पे बनेगा। जो कुछ भी होगा कंपनी के हिसाब से होगा, मतलब नजरिया कंपनी के अलग तरफ से। मतलब सर ओनर, सर ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आएगा। बिजनेस के नाम पे जो करोगे बिजनेस का, बिजनेस का एसेट बिजनेस का, लाइबिलिटी भी बिजनेस का। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट दिन देखा, मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाया था, लिमिटेड लाइबिलिटी का, लिमिटेड गारंटी का, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। कंपनी जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगा, मतलब ओनर का लाइबिलिटी उतना जितना वो कंपनी को देने के लिए वादा किया है अपने एग्रीमेंट पेपर में। ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं आएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो एक ही मेंबर है। अब वो बात तो है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट ओनर जब खुद अकेला ही है तो फिर अल्टीमेटली उसका ही लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन कंपनी के नाम पे जो है वही, ठीक है, कंपनी के नाम पे लोन है तो कंपनी के नाम पे जितना है उतना ही। और बैंक को भी लोन देने के टाइम पे कंपनी को देना चाहिए, ओनर को नहीं। ओनर के नाम पे लोन होगा तो पर्सनल लोन होगा, बिजनेस लोन नहीं। ठीक है, आप बात समझ रहे हो ना सर, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, ये लास्ट दिन भी मैं आपको बोला। सो बात क्या समझ में आ रहा है सर, लॉ विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। सर हमें ये बताते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी जो एमओए बनाओगे आप, शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन, जिसका नाम नॉमिनी है, मतलब जो बेसिकली नॉमिनी कहलाएगा। नॉमिनी एक आपको चूज करना होगा। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, मानो कि ये ओपीसी है, ये ओपीसी का ओनर है, ठीक है, अगर इनका कुछ हो जाए तो किसी के नाम पे तो बिजनेस जाएगा, ठीक है। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर इनका कुछ हो जाए तो इनके नॉमिनी जो रहेंगे, नॉमिनी को ही सारा का सारा चीज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। The other person, मतलब nominee, whose name is given in the memorandum, shall give his prior written consent in the prescribed form, and same shall be filed with the register of companies at the time of incorporation, along with its memorandum of association and article of association. ठीक है, मतलब जो भी नॉमिनी होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा। एंड सच अदर पर्सन मे बी गिवन ए राइट टू विदड्रॉ हिज कंसेंट। ठीक है, अच्छा, जो जिसको नॉमिनी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि वो नॉमिनी बना दिया तो वही रहेगा, अगर उसको लगता है कि अपना नाम को विथड्रॉल करेंगे तो वो कर सकता है, ठीक है। Such person nominee may be given the right to withdraw his consent. The member of OPC may at the time of change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the register. Yes, company register को बताएगा कि भाई इन्होंने नाम विथड्रॉल कर लिया और बदले में इनका नाम आया, जो भी है वो बताना पड़ेगा किसको, आरओसी को। Any such change in the name of person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. मतलब अगर नाम में कुछ बदलाव आए तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेमोरेंडम में चेंज आ गया। मेमोरेंडम में मतलब नाम बदलने में, नॉमिनी के नाम बदलने में मेमोरेंडम में कोई चेंज नहीं आता। Only a natural person, point to be noted sir, only a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, ठीक है, जो नेचुरल पर्सन होंगे, मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, ठीक है, और नेचुरल पर्सन मतलब बेसिकली हार्ड मान से बना हुआ नेचुरल पर्सन, ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया। नेचुरल पर्सन मतलब जिसको भगवान ने या अल्लाह ने, जिस जो भी लोग समझते हैं गॉड ने बनाया, ठीक है, कोई सुपर नेचुरल पावर ने बनाया, ठीक है, दैट इज अ नेचुरल पर्सन। और हम लोग जिसको जन्म देते हैं, जैसे कि हम लोग कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी को कौन बनाया, इंसान ने बनाया, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर्टिफिशियल। तो इंसान जो बनाते हैं वो आर्टिफिशियल, और भगवान जो बनाते हैं या गॉड या सुपर नेचुरल पावर जो बनाते हैं वो क्या है, नेचुरल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे वो भारत का रेसिडेंट हो या ना हो फिर भी बना सकते हैं, बट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, shall be eligible to
इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, मतलब अगर कोई फॉरेनर मतलब भारत का है बट बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो एनआरआई, ठीक है, मतलब वो भी अगर इंडियन सिटीजनशिप है उनका, भले ही वो एनआरआई है बट वो इंडिया में ओपीसी बना सकते हैं, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। इसमें क्या है ना, फॉरेन में जो लोग गया और बहुत पैसा कमाया, उनके दिमाग में अच्छा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आके इंडिया में बिजनेस करें, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करें, गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा, क्योंकि जो लोग फॉरेन जाते हैं अच्छा खासा कमाते हैं, है ना, दुबई गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, अच्छा इनकम किया, इंडिया में आके कुछ वेंचर किया, करो भाई, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगा, चाहिए तो ऐसा बहुत जरूरी है। चल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, ठीक है, अच्छा एक नॉमिनी होना चाहिए जो मेंबर ओपीसी का सोल मेंबर होना चाहिए, बाकी नॉर्मल है। अच्छा, नेक्स्ट इज दैट कि सर इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया, ये जो बात कहाँ है ना सर, ये रेसिडेंट इन इंडिया, नॉर्मली हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया पॉइंट को इनकम टैक्स में देखते हैं, है ना सर, इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस का एक बहुत ही फेमस मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सर, ठीक है, जिसमें 182 दिन इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम टैक्स का रूल बताऊं आपको, इनकम टैक्स आपको क्या बताते हैं, इनकम टैक्स आपको बताते हैं कि अगर आप इंडिया में रेसिडेंट बनना चाहते हो, मतलब रेसिडेंट हो, मतलब इनकम टैक्स इसको रेसिडेंट मानता है, अगर प्रीवियस ईयर, जैसे मानो कि अभी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अभी प्रीवियस ईयर अगर मानो 21-22, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 मान के चल रहे हैं, अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है और प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो अगर किसी ने 21-22 में इंडिया में 182 दिन रहता है, 182 दिन, तो उसको इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूल थोड़ा अलग है। Resident in India means a person who has stayed in India for a period for not less than 120 days. 120 दिन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 120 दिन के ऊपर हो जाए ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा रूल अलग है सर, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए 120 दिन का या 120 दिन से ऊपर अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको इंडिया का रेसिडेंट कहा जाएगा, और आप नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बात समझ में आया सर, बोलो। इनकम टैक्स के डिटेल्स पर नहीं गया, वो 182 दिन के साथ साथ और भी एक रूल है, ठीक है, प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज का भी एक रूल आता है, बट मैं इतना इनकम टैक्स में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया सर, बोलो। नॉर्मली जब भी रेसिडेंट Yes. का बात होता है वो 182 दिन का बात सामने आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आ गई 120 दिन का, 120 डेज का, तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट लेस देन 120 डेज, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट हियर, तो इसीलिए मैं आपको एक बार बता दिया, ठीक है। कितना दिन होना चाहिए ओपीसी में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, कम से कम 120 दिन इंडिया में स्टे होना चाहिए, कम से कम 120 या उससे ज्यादा। अच्छा, a natural person shall not be a member, a natural person shall not be a member of a more than one OPC, ठीक है, आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते at any point of time, and the said person shall not be nominee of more than one OPC, आप एक साथ एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी भी नहीं हो सकते, ठीक है। Where a natural person being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria. क्या कहता है सर? Where a natural person being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria as given in point above within a period of 180 दिन के अंदर उसको नॉमिनी होना पड़ेगा और वो उस कंपनी का मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। पर नेचुरल पर्सन बीइंग ए मेंबर इन ओपीसी, ओपीसी का मेंबर है, मतलब एक कंपनी का ओनर भी है, मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए नॉमिनी, ठीक है, दूसरे किसी कंपनी का नॉमिनी है इन दैट ओपीसी, अगर उस ओपीसी का नॉमिनी है, सच पर्सन शैल मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन पीरियड ऑफ 180 दिन, 180 दिन के अंदर वो अपने आप को चेंज करा सकता है। और एक बात यहाँ पर आप देख सकते हो सर, नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी, ठीक है, अगर कोई माइनर है तो वो नॉमिनी नहीं बन सकता, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, नो माइनर शैल बिकम ए मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। नॉर्मली जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में होता है, आप लोगों को बता दूं मैं, पार्टनरशिप बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सर, कि अगर कोई माइनर है, मतलब जिसका एज लेस देन, माइनर का मतलब लेस देन 18 ना सर, Yes, sir. बोलो ना, है ना, अगर मानो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस के 18 साल के नीचे कोई पार्टनर बन सकता है, यस, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का पार्टनर बन सकता है, मतलब वो पार्टनर बनेगा अगर उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो लाइबिलिटी का पार्टनर नहीं बनता,
ठीक है, ये पार्टनरशिप बिजनेस में है सर, ठीक है। लेकिन जब बात आता है कि ओपीसी का, तो यहाँ पर सिंपल एकदम क्लियर कट बोल दिया, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इवन बेनिफिशियल इंटरेस्ट में भी वो नॉमिनी नहीं बन सकता, मतलब सिर्फ बेनिफिट के लिए भी आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और एक बात देख लो, सच कंपनी कैनॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी। मतलब जो भी आप ओपीसी बनाओगे उसको आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। मतलब एक ओपीसी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एक इंसान का प्राइवेट कंपनी एक नॉमिनी रख सकता है, लेकिन उसको आप सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एनपीओ नहीं बना सकते, दो इट में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस। लेकिन हाँ, आप चाहो तो अपने 1% कंपनी को एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, मतलब मिनिमम 2 मेंबर या मैक्सिमम 200 मेंबर वाला प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, या फिर आप पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो इन सर्टेन केसेस, ठीक है। लेकिन वो उसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल होना पड़ेगा। The procedure of conversion is given in the rules 6 and 7 chapter 2 of Companies Act 2013। 2013 Companies Act के रूल नंबर 6 एंड 7 में चैप्टर 2 में इसके बारे में कहा गया है कि क्या क्या कंडीशंस है। मैं बाद में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करूंगा। अच्छा, सच कंपनी, और एक चीज, अगर आप ओपीसी बना रहे हो तो आप कौन सा बिजनेस नहीं कर सकते, पॉइंट टू बी नोटेड सर। सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, मतलब जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं एनबीएफसी, ठीक है। प्यार से क्या कहते हैं सर, एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। जैसे कि बहुत सारे हैं एनबीएफसी में, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक, जो बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन बैंक जैसा लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, एफडी रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो जैसे मानो कि मुझे कुछ नाम याद आ रहा है फाइनेंस कंपनी के नाम पे, जैसे मानो मन्नपुरम गोल्ड लोन के नाम पे एक कंपनी है, मुथूट फाइनेंस, हाँ, इसे मेरे घर के बगल में मुथूट फाइनेंस दिखता है मुझे, या फिर आदित्य बिरला फाइनेंस, आईसीआईसीआई का भी एक ऐसा है मोस्ट प्रोबेबली। बहुत सारे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह, ठीक है। तो एनबीएफसी में बहुत सारे हैं, चोलामंडलम फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को नॉर्मली बहुत ज्यादा काम करते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बोल के एक है जो ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में फाइनेंस करते हैं। मतलब बेसिकली जो बैंक नहीं है, जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो बैंक जैसा काम कर सकता है, ठीक है। लाइक लोगों को लोन दे सकते हैं इंटरेस्ट पे, आप लोग जानते हो, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी बहुत सारे हैं हमारे देश में, है ना सर। माइक्रो फाइनेंस में जैसे मानो बंधन का एक बहुत फेमस है, बंधन माइक्रो फाइनेंस, उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, जो बेसिकली एनबीएफसी कैटेगरीज में आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसे और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, इसलिए मैं और इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। सिंपल बात है भाई, आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकते ओपीसी बना के। इवन उसके साथ साथ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं बना सकते। मतलब ऐसे करते हैं ना कि आपका कोई ओपीसी है और आपका बिजनेस, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप किसी के बिजनेस में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक डिवेंचर दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, ठीक है, मतलब शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो सेबी सेबी गाइडलाइंस जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, आप ऐसा काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल बात है, बैंकिंग फाइनेंस या सिक्योरिटी फाइनेंस में आप नहीं आ सकते, बाकी कोई भी काम कर सकते हो। तो ये सिंपल बात है ओपीसी रिलेटेड। एक एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल पढ़ के ओपीसी को थोड़ा सा पक्का बना लेते हैं। राजेश हैज फॉर्म्ड ओपीसी विथ हिज वाइफ रूपाली एज नॉमिनी, ठीक है। राजेश ने बिजनेस बनाया और अपने वाइफ को नॉमिनी कर दिया। फॉर द लास्ट 2 years हिज वाइफ रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस। बहुत ही दुखद बात है और इंसान के साथ ऐसा होता भी है। एंड ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वांट्स टू चेंज हर एज अ नॉमिनी, है ना। ही हैज ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस फ्रेंड रामनिवास, ओके, रामनिवास उनका बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड दोस्त है, विश्वास वाला है, who could be made nominee, और his son रक्षक, उसका बच्चा है, सन है रक्षक जिसका नाम है, और उसका एज है 17 ईयर्स, 17 साल के हैं। नाउ पॉइंट इज दैट, क्या वो रक्षक को अपना नॉमिनी बनाएगा या रामनिवास को बनाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? अपने दोस्त को नॉमिनी बनाएगा कि अपने सन को नॉमिनी बनाएगा जो 17 साल का है? रामनिवास। रामनिवास को बनाएगा, वेरी गुड। रामनिवास की तो बिकॉज उसका बच्चा जो है वो अभी भी
मेजर नहीं हुआ है 17 साल, 17 और नॉमिनी माइनर नहीं हो सकता ओपीसी के केस में। 1% कंपनी। हाँ, थैंक यू सर। तो इन द इंस्टेंट केस राजेश कैन अपॉइंट हिज फ्रेंड रामनिवास एज नॉमिनी इन हिज ओपीसी एंड नॉट रक्षक बिकॉज रक्षक इज ए माइनर। ठीक है, तो ये था ओपीसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एकदम जहन में चले जाना चाहिए सर, एकदम दिल पे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। दिल से पढ़ोगे तो दिमाग भी हेल्प करेगा, और दिमाग से पढ़ोगे तो पता नहीं दिल हेल्प करेगा कि नहीं। हाँ सर, जो भी लोग बोलते हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या कुछ भी जो भी बड़ा कुछ करता है वो दिल से करते हैं, तभी उसका दिमाग भी उसका साथ देता है ना सर। और अगर हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। मैं आज तक नहीं समझ पाया दिमाग कमज़ोर क्या होता है। किसी ना किसी का किसी ना किसी चीज़ में दिमाग होते हैं, है ना। जैसे मेरे घर के बगल में आजकल कलरिंग चल रहा है एक दूसरे बिल्डिंग पे, तो मैं उनको देख रहा था, लेबर है ऑब्वियसली, कलर का लेबर है, लेकिन सर वो लोग, आप लोग भी देखे होंगे किस तरह से वो लोग हैंगिंग मैन की तरह, स्पाइडर मैन की तरह झूल झूल के काम करते हैं। हाँ सर, आप लोग देखा होगा। हाँ, जस्ट लाइक ए स्पाइडर मैन, ऐसे करके 5 माला बिल्डिंग 10 माला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कलर कर देते हैं। हाँ, कलर कर रहे हैं, बिल्डिंग को ठीक कर रहे हैं, क्या इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए? जस्ट टेल मी। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, लेबर है, दिमाग नहीं है उनका। अगर मुझे वो काम करने भेज दे तो क्या मैं कर लूंगा? क्योंकि मैं आप प्रोफेशनल्स को पढ़ाता हूँ, मेरा दिमाग ज्यादा है। हाँ बोलो। डर के मारे नीचे नहीं उतरो, कहीं गया तो सीधे ऊपर। वही, समझ रहे हो? मतलब ऐसा तो मैं आज तक समझ में नहीं आया। जैसे लोग आईएएस आईपीएस बनता है, चार्टर्ड बनते हैं, सीएस बनते हैं, तो प्राउड फील करते हैं। लेकिन जो कलर का लेबर बनते हैं, रंग 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 बना लगाते हैं लोगों के घर में, क्या उसका स्वैग नहीं है? हाँ, आपका घर तभी कलरफुल दिखता है जब ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब धुरंधर, मतलब बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कोई आम काम है नहीं। मेरा तो सर वो लोग चढ़ता है, मेरे को देख के मेरा दिल, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एकदम बगल में कर रहा है तो मैं देखता हूँ सामने से कि किस तरह से कर रहा है, मतलब 5 फीट का भी दूरी नहीं है, पूरा एकदम देख सकता हूँ किस तरह से उतर रहा है एक रस्सी के जरिए। तो मैं रोज देखता हूँ और सोचता हूँ कि सच में इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए, और दिमाग का भी बहुत अच्छा कंट्रोलिंग चाहिए, दिल और दिमाग का, तभी जाके कर सकता है। हर काम में कुछ ना कुछ बात है सर। हाँ, ये जो एक आम सोच बन गया ना सोसाइटी में, मुझे कभी कभी लगता है बेकार का सोच है। हर हर तरह का टेक्निक को, हर तरह के कॉन्सेप्ट को ना रेस्पेक्ट देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसता है तो आप दिमाग वाले नहीं हो, बिल्कुल गलत बात सर। अरे कुछ और घुसता होगा, ढूंढो तो सही। अच्छा चलो सर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। Section 8 companies. Object of formation of Section 8 company. Section 8 of the Companies Act 2013 deals with formation of companies which are formed to promote the charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research. ठीक है, मतलब आप अगर इस तरह का कोई भी काम करते हो, ठीक है, जो प्रोमोट करते हैं किस चीज को, बिजनेस को प्रोमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है, ठीक है। कॉमर्स प्रमोट करना मतलब बेसिकली बिजनेस प्रमोट करना। ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस को प्रमोट करना। जैसे बहुत सारे कंपनीज है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप लोग जानते हो चेंबर ऑफ कॉमर्स, हाँ सर, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो बेसिकली भारत में ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी की तरह ही काम करते हैं, बट दे आर बेसिकली एनपीओ, नॉट प्रॉफिट कंपनी, या नॉट प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एनपीओ की तरह प्रॉफिट नहीं करना है उनको, उनको प्रॉफिट नहीं करना है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सीसीआई है, बहुत सारे हैं, सेबी है, देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब नाम खत्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस को प्रमोट करना। जैसे मैं आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया, ठीक है, कॉमर्स को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, ठीक है, जो साइंस के लिए भी बहुत सारे हमारे देश में इंस्टीट्यूट बना हुआ है, साहा न्यूक्लियर साइंस, ये सॉल्ट लेक में मेरे घर के सामने ही है एक, ठीक है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ठीक है, मेघनाथ साहा का है, सत्यनाथ साहा बोस का है, ठीक है। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस का आपको मिल जाएगा आपको राजा बाजार में, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ जो बेसिकली एनपीओ हैं, ठीक है, साइंस को प्रमोट करते हैं, डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे नाम है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट करना उनका काम नहीं है सर। सोशल वेलफेयर,
रिलीजियन को प्रमोट करना, यस रिलीजियन को प्रमोट करने का भी काम करते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं करेगा वो, ठीक है। जैसे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, कि भाई ये फॉलो करो आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा, वो फॉलो करो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ धर्म तो होना चाहिए ना, जिसको बेस करके इंसान अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। यस दैट्स ट्रू, ठीक है। सो जिसको जो पसंद है करे, ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग बात है, जबरदस्ती नहीं। हाँ सर, ये चीज़ गलत होता है, रिलीजियन को प्रमोट करने पे नाम पे जो जबरदस्ती किया जाता है ना, और जो ब्रेन वॉश करवाया जाता है, वो उस पे मुझे बहुत चिढ़ है, ठीक है। मतलब चिढ़ नहीं, मैं तो बहुत मतलब मेरे को लगता है कि ये लोग दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, ठीक है, और कुछ पैसा दे के लोगों को कन्वर्ट करता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज। हमारे देश के अंदर लोगों को पैसा दे दे के रिलीजियसली कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत खतरनाक काम है। आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हो, लेकिन मेरे को बहुत सारा ऐसा नज़र आता है और मैं पर्सनली देख चुका हूँ। दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ये बेसिकली दूसरे के कंट्री को ऑक्यूपाई करने का एक बहुत ही भयंकर एक टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर रिलीजियस वे में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो आपका जो सोचने का तौर तरीका है वो अलग हो जाएगा, मतलब उनकी तरह हो जाएगा, और फिर वो आसानी से आपके कंट्री में आके राज करेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी बैड, और ये हुआ है, ये बहुत सारे देशों के साथ हुआ है, और भगवान करे कि सर ये चीज़ बंद हो जाए। ये इसमें मुझे बहुत खतरा लगता है। मतलब इसमें क्या है ना, लॉ ऑफ लैंड बदल जाते हैं, देश का कल्चर खत्म हो जाता है, और उसको लेके मार पीट दंगा हंगामा, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना सर। आई डोंट नो आप लोग कितना सोचते हो, लोगों को गलत सिखाया जाता है, बट किसी को जोर करके जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्ट करना, वेरी बैड सर। आर्ट, हाँ कोई अगर शौक से पालता है भाई, उसको अच्छा लगता है, दैट्स फुल्ली अलग। आर्ट, आर्ट क्या हो गया सर? आर्ट मीन्स बेसिकली किसी भी तरह का आर्टिस्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए आपका कोई एनपीओ एनजीओ है, स्पोर्ट्स, खेल, रिसर्च, चैरिटी, चैरिटी तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, बात यह है सर, प्रॉफिट इफ एनी इज इशूड इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। जो भी प्रॉफिट आप करोगे, प्रॉफिट तो होना ही सर, ऑर्गेनाइजेशंस को अगर चलाना है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका प्रॉफिट तो आपको करना है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को किस पर्पस में यूज करना चाहिए? इस प्रॉफिट को यूज करना चाहिए ओनली फॉर योर ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है। मतलब आप जिस पर्पस पे बने हुए हो, मर्सिडीज या बड़े बड़े कार खरीदने के लिए नहीं, ठीक है। मतलब जिसमें आप बेसिकली, मेरा कहने का मतलब है, मर्सिडीज इज नॉट माई पॉइंट, मेरा पॉइंट है, मैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ जहाँ पर लोग डोनेट करते हैं या फिर वो ऑब्जेक्टिव करते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर लग्जरी कर रहे हैं। मतलब सर, आप यहाँ पर किसी का लग्जरी के लिए नहीं पैसा नहीं दिया जाता, यहाँ पर पैसा दिया जाता है ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। तो आप भाई ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करो, आप लग्जरी क्यों कर रहे हो? सर ऑडिट में पकड़ा जाना चाहिए ना, सर ऑडिट में पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऑडिटर भी अगर मिला हुआ है तो फिर आप समझ ही रहे हो ना। हाँ, जो प्रॉब्लम है हमारे देश का, रिसेंटली जो वो शिप कंपनी का क्या नाम है, जो 22,000 करोड़ का घोटाला किया है, आईसीआईसीआई एबीजी, एजीबी ना, यस एजीबी 22,000 करोड़ का घोटाला किया। अब ये तो सीबीआई ने ले लिया, गवर्नमेंट ने इसके पीछे पड़ा था, तब समझ में आया। ऐसे और भी है करप्शन, चलो निकल के आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो क्या होता था, सब छुप के अंदर ही रहता था। इतना जागरूकता तो हुआ है कि भाई कम से कम कुछ सॉलिड अथॉरिटी आया है जो निकल रहा है। एनएससी का भी खबर देखे होंगे आप लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो चित्रा रामकृष्णा 2013 से 2016 तक एनएससी का चेयरमैन थे, जानते हो सर? हाँ, चित्रा रामकृष्णा। ये चित्रा रामकृष्ण का केस बहुत ही वायरल हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट में भी चल रहा है, इसके ऊपर केस चल रहा है, अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुने हो आप लोग? इनका मानना है, चित्रा रामकृष्णन जो है, जो 2013 से लेके 16 तक एनएससी में चेयरमैन थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लिखते ही आ गया, इतना मतलब ट्रेंडिंग है अभी मार्केट में। जान लो सर कि कैसे कैसे लोग हैं, साउथ इंडियन से वो अलग बात, लेकिन अब ऐसे लोगों को कैसे जगह दे सकते हो? अब इसका प्रूफ चलेगा। इनका क्या कहना है कि पूरा का पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाया इन्होंने किसी हिमालयन बाबा के थ्रू से, मतलब कोई हिमालयन योगी है, जिस योगी ने बेसिकली चित्रा को हेल्प किया कंपनी चलाने में।
और एनएससी इनके टाइम पे 29% प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जनरेट किया, और लेकिन जो एवरेज है एनएससी का वो 22%, 14% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ है सर 22% के आसपास। लेकिन इनके टाइम पे 2013 से 16 मतलब बैलेंस शीट कॉपी पीएफ देख के देखा जा रहा है कि 29% प्रॉफिट जनरेट किया। और इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे लोगों को बोर्ड में बिठाया जिनका कोई प्रॉपर ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही किसी भी तरह का, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक, ठीक है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। किसके आधार पे, मतलब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया इन्हें खुद बताया कि किसी योगी के कहने पे, ठीक है। ये देखो, आफ्टर आईटी सीबीआई लेंस ऑन फॉर्मर एनएससी एमडी चित्रा रामाकृष्णा। आई डोंट नो फिर से क्या स्कैंडल है ये, अभी प्रूव होगा तो ही स्कैंडल समझ में आएगा, अदरवाइज मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बात चल रहा है, द सेंट्रल प्रूफ एजेंसी आल्सो इशूड लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट हर along with former chief executive officer Ravi Narayan and chief operating officer Anand Subramaniam, preventing them from leaving the country. On Thursday, income tax department investigation wing searched her house in Mumbai and that of Anand Subramaniam in Chennai, ठीक है। आप समझ रहे हो मतलब कैसे कैसे घटना घटा है हमारे देश में, तो किसको किसको बिठाते हो आप। अब देखो सर, ये सोचना चाहिए ना जो ऑफिसर्स लेवल में है, जो अपर लेवल में है, कि भाई हम किसको जगह दे रहे हैं, कौन चला रहे हैं, सही लोगों के हाथ में सही चीज होना चाहिए ना। इनके केस पे क्या कंट्रोवर्सी है, फॉर creating a post of chief strategic officer in the NSE and hiring Subramaniam on the post by her own and an annual salary of 1.38 crore, which subsequently increased to rupees 4 crore, higher than most of the senior at NSE. ये कैसे संभव है? She has also allegedly provided internal information of NSE to an outsider, her spiritual guru, with whom she was said to traveling to CHNs. मतलब कोई जो बेसिकली फेसलेस है, जिनका नाम आज तक सामने नहीं आया, जो हिमालय में रहते हैं, इनका दावा है, उनको ये एनएससी का इंफॉर्मेशन भी शेयर किया है। आप इंटरनल इंफॉर्मेशन थोड़ी ना किसी को दे सकते हो, तो आई डोंट नो क्या चल रहा है, ठीक है। The Securities Exchange Board of India has investigated all the allegations and indicated that the spiritual guru and Anand were the same person. मतलब ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि जो जिनको ये ज्यादा सैलरी देते थे, सेम पर्सन, बस नाम छुपा रहे हैं और अपने आप को कुछ ना कुछ बता के लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं। बिफोर ज्वाइनिंग एनएससी एज कंसल्टेंट टू एमडी, आनंद वाज अ मिडिल लेवल एम्प्लॉय इन बलमेर एंड लॉरी एंड हैड नो एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में बिठा देते हो जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो एनएससी चला रहे हैं। बाप रे, आई डोंट नो सर क्या होगा इस केस का, अब देखो क्या होता है। आप लोगों ने सुना है सर ये खबर? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब स्कैंडल तो बाहर निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई नहीं बच पाएगा सर। बस ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए देश में जो कम से सर कम उड़ीसा में हर दिन एक एक मतलब ऐसे न्यूज में आ रहा है, छोटे मोटे ऑफिसर के घर में 10,000 मतलब ऐसे 10 करोड़ 20 करोड़, मतलब तो छोटे एम्प्लॉयज भी रहते हैं ना गवर्नमेंट के। हाँ 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 हाँ, उनके घर से हर 10-20 दिन दो करोड़ निकल रहा, हर दिन 10-20 करोड़ निकल रहा है। हर दिन 2-3 केस मतलब ऐसे आ रहे हैं। वही तो प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में भी चालू करेगा तो आ जाएगा सर, मैं गारंटी देता हूँ, बट यहाँ पर वेस्ट नहीं बंगाल होता में कुछ दिनों से हर एक दिन में 2-3 लोगों का नाम आ रहा है। ही तो है। होना चाहिए सर ये लोगों को ना, मतलब भ्रष्टाचार, ये करप्शन खत्म कर रहा है जरा देश को। ये ऑफिसर्स लोग सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में जो बैठे हुए हैं, अगर वो सुधर जाएगा तो फिर सब सुधर जाएगा, चाहे वो एनपीओ चलाए या फिर नॉर्मल बिजनेस चलाए, है ना। तो बस यही बात है सर, इशूड इन प्रमोशन, मतलब इसमें बेसिकली देखो ना, हम लोग देश में सीएम को दोष देते हैं, पीएम को दोष देते हैं, ठीक है, सीएम पीएम आप जिसको दोष देना है दे दो, बट सर सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो ह्यूमन कल्चर है, ठीक है, ये जो लोगों के अंदर जिस तरह का सोच बसा हुआ है कि मैं जो भी पावर में रहूंगा उसको पूरा का पूरा एकदम निचोड़ के खत्म करूंगा और पूरा सिस्टम को खा के रखूंगा, ठीक है, यही तो खराबी है ना सर। अब पीएम सीएम किसको किसको ढूंढने जाएगा, क्योंकि 5-5 साल में पीएम सीएम बदलते रहते हैं देश में, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ा बात यह है ना कि अगर इंसान अपने आप में ठीक रहेगा तो फिर देश भी ठीक चलेगा। लेकिन हम लोग तो हमेशा पीएम सीएम को ही देखेंगे, उनको बोलेंगे भाई आपके उनके रूलिंग में क्या हुआ है, दैट्स ट्रू, दोष भी आना चाहिए उनके नाम पे, बट फिर भी मुझे तो लगता है कि जब तक इंसान सही नहीं बनेगा ना सर,
तो मुश्किल है। ओके, नॉट प्रॉफिट कंपनी जो है उनका जो डिविडेंड है ना सर, वो भी डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट जो भी उनका शेयर होल्डर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सर, तभी तो ये एनपीओ है। वो प्रॉफिट करने के लिए आता ही नहीं है, उनका काम है ये सब चीज़ों को प्रमोट करना। लेकिन आजकल ना एक फैशन हो गया, जानते हो, ये एनपीओ बना के इतना पैसा लूटा जाता है, मतलब अभी थोड़ा कम हुआ होगा शायद, लेकिन पुराने टाइम पे 5-10 साल 15 साल पहले इतना एनपीओ बनाया गया है और एनपीओ के नाम पे इतना करप्शन हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। इसीलिए अब आगे आगे मैं जो आपके साथ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ भी है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटसेट्रा, यस, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, अब देखो इसके बारे में सुनो ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में इतना बात क्यों बोला जा रहा है। बिकॉज सेक्शन 8 के नाम पे लूटा जा रहा है, ठीक है, और किसी को भी गलत सलत रीजन में सेक्शन 8 का लाइसेंस दिया जा रहा है, जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, पैसे का इधर उधर कर रहा है। The section allows the central government to register such person or association of person as a company with limited liability without the addition of words limited. Liability limited होगा, NPO का liability limited होगा, लेकिन वो अपने नाम के साथ, नाम के आगे पीछे limited या private limited word use नहीं कर सकता। By issuing license on such conditions as it deems fit, the register shall on application register such person or association of person as company under this section, where it is proved to be satisfaction of the central government that a limited company registered under this act or under any previous company law has not been formed with any object and with the restriction and prohibition it may by license allow the company to be registered under section 8 subject to such condition as the central government deems fit। मतलब जो condition central government रखा है कि आप इस पर्पस में बना सकते हो एनपीओ, तो उसी कंसेप्ट में बना लो, लेकिन आप अपने नाम के पीछे और आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना वर्ड यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ये वायलेट करता है तो फिर उसके नाम के आगे पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, और लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगने से आपका प्रॉफिट जो भी होगा उस पर फिर टैक्स वगैरह किया जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लेवल में क्या है, एनपीओ लेवल में आपका टैक्स वगैरह में काफी छूट होता है। Privileges of limited company on registration, the company shall enjoy same privileges and obligation as a limited company। मतलब एनपीओ रजिस्टर जब होगा उसको लिमिटेड लाइबिलिटी का ही मतलब बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो भी एनपीओ का मेंबर बनेगा, इनके पर्सनल प्रॉपर्टी में कभी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, जो भी एनपीओ के नाम पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसी में ऑब्लिगेशन आएगा। यही लिमिटेड लाइबिलिटी का सबसे बड़ा खासियत है, और ये लिमिटेड लाइबिलिटी का एंजॉयमेंट कंपनी को मिलता है तो एनपीओ को भी मिलेगा। ए फार्म में भी ए मेंबर, ये बात भी है, अगर कोई एक कंपनी किसी एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। ए फार्म में बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टनरशिप फार्म, एक कंपनी, वो किसी एनपीओ का मेंबर बन सकता है। ऑल्टरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अगर कभी कोई एनपीओ अपना मेमोरेंडम को चेंज करना चाहता है, मेमोरेंडम मतलब एमओए का बात कर रहा हूँ, A company registered under this section shall not alter the provision of its memorandum or article except with the previous approval of central government। सर आप एनपीओ हो, आपका पर्पस क्या क्या है, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, रिलीजियस एक्टिविटी, एनवायरमेंटल एक्टिविटी में काम करते हो। आप अगर अपना ऑब्जेक्टिव रोज रोज बदल दोगे और अपने ही बीच में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इवन ऑब्जेक्टिव बदलने के लिए नॉर्मल बिजनेस में भी काफी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, मैं आपको एमओएबी के अंदर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एनपीओ तो एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल ऑब्जेक्टिव में एनपीओ बना रहे हो तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव चेंज करना है कर सकते हो सकता है मैं पहले स्पोर्ट्स को प्रमोट करता था, अभी मुझे बिजनेस प्रमोट करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको स्पोर्ट्स प्रमोशन करके बहुत पैसा मिल गया, अभी आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है तो अभी बिजनेस में आना चाहते हो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो लोग तो ऐसे सोचते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट भी इसका काफी डिटेल्स बोल के रखा है आपको, ठीक है। कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, A company registered under this section may convert itself into company of any other kind only after complying with such condition as may be prescribed। A company registered under section 8 which intends to convert itself into a company or any other kind shall pass a special resolution at a general meeting for approving such conversion। मतलब अगर आज आप सेक्शन 8 कंपनी हो, चैरिटेबल कंपनी हो, ठीक है,
लेकिन आप अपने आप को किसी और काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा और अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए, तभी जाके आप अपने एनपीओ को किसी और काइंड ऑफ फॉर्मेशन में बदल सकते हो, लाइक प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कर सकते हो। सर अगर आपने कुछ गड़बड़ किया आपका लाइसेंस छीन लेंगे, आप समझ रहे हो सर, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे, किसका, सेक्शन 8 का। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर revoke the license of section 8 company where company contravenes any of the requirement or the conditions of the section subject to which a license is issued। जिस कारण से आपको लाइसेंस दिया गया था अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, where the affairs of the company are conducted fraudulently or in violation of the object, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी वायलेट करते हो, ठीक है, द कंपनी और prejudicial to public interest on revocation the register shall put limited or private limited against the company's name। रजिस्टर क्या करेगा, इसको प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बना देगा, सिंपल बात है, ठीक है। बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट रिटन नोटिस। रिवोकेशन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिटन नोटिस देगा ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर। यस, एनपीओ को अपॉर्चुनिटी जरूर दिया जाएगा, भारत है सर, सबको मौका मिलता है ना, भारत में सबको मौका मिलता है, ऐसा शासन व्यवस्था है हमारे देश में कि सबको मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं मतलब मन हुआ तो चलो भाई फांसी में डाल दो, मन हुआ तो चलो भाई गैस चेंबर में डाल दो, ऐसा देश नहीं है हमारा, ठीक है। क्यों जानते हो, हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, हाँ, लेकिन क्या पता कई बार क्या हो जाता है ना, जो गुनहगार नहीं है उसको भी सजा मिल जाता है, जो दोषी नहीं है उसको भी सजा मिल जाता है, क्यों, करप्शन हो जाता है ना सर। तो सबको मौका देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई भी आइन हो, कोई भी शासन हो, ठीक है, चाहे अमेरिका हो या दुबई हो, जैसे हम लोग जानते हैं दुनिया में ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पर मतलब अगर कोई गलत करते हैं तो उसको 2 मिनट का मौका नहीं दिया जाता और उसको सजा सुनाया जाता है। पर भारत में ये सब सिस्टम काफ़ी लेट है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या जानते हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग बोलते हैं देखो भाई कितना पैसा खर्चा किया इसके पीछे, इसको खिलाया पिलाया फिर जाके फांसी में लटका रहे हैं, हम लोग के देश में बहुत कम होता है ये सब चीज़ें। इसका सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग ऐसे बहुत बात करते हैं धर्मा, हाँ धर्मा रिलीजियंस के बहुत बात करते हैं, इसका बेस क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ धर्मा, सर कोई भी धर्मा हो, कोई भी रिलीजियन हो, ठीक है, इसका बेस होता है सर करुणा, कंपैशन, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जिसमें करुणा ना हो वो धर्मा धर्मा ही नहीं। अब बात को समझो, ठीक है, अगर आपके मन में करुणा नहीं है किसी की चीज के प्रति तो फिर आप क्या करोगे, सबको मारोगे काटोगे खत्म कर दोगे, करो खत्म, जो चल रहा है दुनिया भर में। तो बेसिकली करुणा होना चाहिए और इसी के आधार पे भारत का नियम बना हुआ है सर, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है, ये मैं थोड़ा सोचा विचार किया तभी आपको बोल रहा हूँ, आप भी सोचिएगा आपको भी समझ आ जाएगा, हर बात सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है। Where a license is revoked, the central government may, by order, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company be owned up under this act or amalgamated with another company registered under this sections। Yes, सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी एनपीओ का लाइसेंस छीनता है तो लाइसेंस छीनने के टाइम पे इनके मन में और भी कुछ चीजें चलता है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो ये भी कर सकता है कि किसी और एनपीओ के साथ उसको अमलगामेट करने के लिए बोलेगा या कंपनी के साथ अमलगामेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। हाउएवर नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन कुछ भी करे उससे पहले एनपीओ को प्रॉपर मौका देगा कि भाई आप अपने तरफ से बोलो कि आपने गलती नहीं किया, प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। और ये बात तो आप लोग जानते हो, अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं करते तब तक आप गिल्टी नहीं हो, ठीक है। किसी को अगर पुलिस पकड़ के ले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वही गलत है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, हमारा लॉ एकदम क्लियर कट बताते हैं, ठीक है। भले ही आपके अगेंस्ट में कितना भी केस कर कोई लगा दे, कितना भी आपके अगेंस्ट में पुलिस चार्ज लगा दे, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं हो जाता आप गिल्टी नहीं हो, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है सर, ये जो लोग जुरिस्प्रूडेंस या जनरल लॉ पढ़ते हो वहां पर ये सब बातें होता है सर, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में मैं ये सब चर्चा नॉर्मली करता रहता हूँ। अच्छा, notwithstanding anything to the contrary content in this act, the central government may by order provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, powers, right, interest, authorities, and privileges, and with such liabilities, duties, and obligations as may be specified in the order।
और ये भी बोलता है सर इन ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन there remains after the satisfaction of its debts and liabilities any asset they may be transferred to another company registered under these sections and having similar object. अगर कंपनी को उंडअप किया जा रहा है तो एनपीओ का जो भी प्रॉपर्टी है सिमिलर ऑब्जेक्टिव करने वाला कोई कंपनी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज द ट्राइब्यूनल में इम्पोज. तब जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उनको अगर जो भी कंडीशंस दिया जाएगा उसके बेसिस में करेगा और मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स देयरफॉर क्रेडिटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. कंपनी जब एनपीओ जब बंद हो जाता है तो उनका अगर प्रॉपर्टी है उसको सेल करना पड़ रहा है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लगेगा एंड फार्म फ्रॉम अंडर सेक्शन 224 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016. ठीक है, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो तो आपका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है बेच के जिसको मिलना है उसको दे दो भाई. ठीक है, अगर लोन वगैरह है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिमिलर बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन ट्राइब्यूनल के कहने पर. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल अमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट. मतलब दो एनपीओ मार्ज या अमलगमेट हो सकता है जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट हो. मतलब एक एनपीओ स्पोर्ट्स प्रमोट करता है और एक एनपीओ रिलीजियन को प्रमोट करता है. ठीक है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम नहीं हुआ ना. स्पोर्ट्स अलग है, रिलीजियन अलग है, बिजनेस अलग है, रिलीजियन अलग है, नॉर्मल एनवायरनमेंट जो है वो अलग है, रिलीजन बिजनेस अलग है. तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सेम होना चाहिए तभी जाके आपका एनपीओ मार्च कर सकता है. ठीक है सर, पेनल्टी का भी कुछ बात है क्या? बिल्कुल सर, पेनल्टी का एकदम बिल्कुल बात है. अगर आप प्रॉपरली बात मानोगे नहीं, कंट्रावेन करोगे एनपीओ में तो भाई आपको तो पेनल्टी लगेगा. तो कंट्रावेंशन आपको देखो, अगर जब भी आप रूल तोड़ोगे एनपीओ का जो काम है ऑब्जेक्टिव है अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे, प्रॉफिट को पर्सनल पर्पस में यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट को यूज करो भाई. ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट मतलब लग्जरी के लिए प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में. ठीक है, वो लोग नॉर्मली बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जो बनाया जाता है सर एनपीओ ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बाद में देखा जाता है कि स्कूल में इतना प्रॉफिट कर रहे हैं और वो लग्जरी कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, अब समझ रहे हो आप? तो कॉन्ट्रावेंशन करने से ऐसे तो रूल है कि आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा. ठीक है, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में, आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा और सरप्लस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो सिमिलर कंपनी को या फिर अगर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड है, मतलब अगर आपका मार्केट में लायबिलिटीज वगैरह है तो लायबिलिटी को दिया जाएगा, जिसका लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन से उसको पे करेंगे, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड है उसमें आपका जो भी एसेट्स है सेल करके उस फंड के अंदर जमा किया जाएगा या फिर अमलगमेट कर दिया जाएगा सिमिलर कंपनी के साथ. तो ये ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर दे सकता है और क्योंकि आप गलत कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट भी होगा. कंपनी को मतलब जो एनपीओ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है और अगर आप ऑफिसर्स हो एनपीओ के अंदर आपको 25,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन चार्ज कर सकते हैं और इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फ्रॉड भी माना जाएगा, सेक्शन 447. बोलो सर, समझ में आ गया? एकदम आसान भाषा में. ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाना चाहिए. आगे बढ़ते हैं और गहराई में चलते हैं. तो ओपीसी समझ गए और ये भी एनपीओ भी देख लिए. अच्छा, ओपीसी का कुछ एक्सेप्शन है जो नॉर्मल कंपनी के लिए नहीं है. क्या क्या एक्सेप्शन है ये भी जान लो सर. सॉरी ओपीसी नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव मतलब एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी का कुछ एक्सेप्शन है. सर सेक्शन 8 कंपनी कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज. जैसे कि जो लोग मीटिंग का चैप्टर पढ़ चुके हो हाल फिलहाल में, है ना, आप लोगों ने देखा सर जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है उनको 21 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ता है ना. लेकिन अगर आप एनपीओ हो, ठीक है, तो आपको 14 दिन का नोटिस देने से ही होगा. मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट इनके लिए भी लागू हो जाता है. तो 21 दिन की जगह आप 14 दिन के नोटिस में जनरल मीटिंग कर सकते हो. रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एटसेट्रा डज नॉट अप्लाई. जैसे नॉर्मल कंपनीज के केस में मिनिमम इतना डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बात है. मैं डायरेक्टर चैप्टर में बताऊंगा नॉर्मल बिजनेस के बारे में, डीन डायरेक्टर का एक पूरा चैप्टर आएगा, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स. बट करेंटली यू जस्ट नीड टू नो कि अगर एनपीओ है तो इनके लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं होता. नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड
रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। आपको कोई भी तरह का नॉमिनेशन कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, बिकॉज एनपीओ है भाई, जो भी प्रॉफिट करोगे ऑब्जेक्टिव में लगाओगे, है ना। शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का क्या काम, शेयर होल्डर को थोड़ी ना शेयर का बेनिफिट दिया जाएगा, डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप, ठीक है। जो भी होगा नॉर्मल जो एनपीओ में काम करेगा उनका देखभाल करने के बाद, उनका थोड़ा बहुत जो भी बेसिक खर्चा उठाने के बाद ऑब्जेक्टिव में काम करो भाई, है ना। ऑब्जेक्टिव में काम करो तभी तो एनपीओ है, ठीक है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करो और बिजनेस को प्रमोट करो, जो काम है आपका। तो फॉर्मेशन क्या है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सिंपल बात है, तभी चैरिटी है। चैरिटी का मतलब देना लेना नहीं, हाँ सर। चैरिटी का मतलब क्या है, देना लेना नहीं। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना ही प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है, और कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा भाई। बहुत बहुत डोनेशन मिला है, चलो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं भाई वो काम नहीं है। टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कंपनी का लाइबिलिटी कंपनी चुकता करेगा, मेंबर नहीं, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। हाउ स्टेटस इज ग्रांटेड, द सीजी कैन ग्रांट सच स्टेटस, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको स्टेटस दे सकता है एनपीओ का। हाउएवर सीजी हैज डेडिकेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर ग्रांट किया किसको, आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, जो सीजी के बिहाफ में काम करेगा। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यस, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो लाइसेंस रिवोक करेगा, इफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 8 आर नॉट कंट्रावेंट और अफेयर्स ऑफ कंपनीज आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अगर आप कंपनी गलत काम कर रहे हैं तो प्री जुडिशियल एंड पब्लिक इंटरेस्ट में उनको लाइसेंस छीन लिया जाएगा। और जब भी उसका लाइसेंस छीन लेंगे, कंपनी हैज टू यूज द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वो कंपनी और प्रॉफिट, मतलब एनपीओ नहीं रहेगा, वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगा। और जैसे ही वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये इसका धंधा है, ठीक है। तो धंधा करके कोई चैरिटी करेगा ये तो नहीं हो ना सर, धंधा करके चैरिटी कर सकते हो, सीएसआर में करो। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस करके भी आप चैरिटी कर सकते हो, दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बट आप चैरिटी के नाम पे धंधा नहीं कर सकते, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हेलो, यस और नो, चैरिटी के नाम पे बिजनेस कर सकते हो क्या आप? No, sir. यही प्रॉब्लम है। Absolutely not, sir. हाँ बोलो सर। No, sir. नो सर, ठीक है। तो वही बात है, मतलब जैसे ही कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यही है कि इतना दिन जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से वो अपना धंधा को चला रहा था, मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप एनजीओ हो, आप एनपीओ हो, आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप चैरिटी के नाम पे लोगों से पैसा लेते थे, है ना। लेकिन जैसे ही आपके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, आप तो लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनपीओ नहीं है। अब लोग आपको वो डोनेशन नहीं देगा, सिंपल बात है, लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए आपका लाइसेंस को प्रॉफिटेबल कर देगा, और प्रॉफिटेबल करने से बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, सिंपल बात है कि भाई आप स्पोर्ट्स का बिजनेस करते हो, आप रिलीजियस का बिजनेस करते हो, रिलीजियंस का, आप एनवायरनमेंट को लेके बिजनेस करते हो, ठीक है। अगर वो बिजनेस परमिटेबल है, देखना पड़ेगा लीगल है कि इलीगल है। अगर बिजनेस परमिटेबल है तो बिजनेस करो, प्रॉफिट करो, नो इशू, गवर्नमेंट देखेगा उसको। लेकिन अगर वो बिजनेस परमिटेबल नहीं है तो फिर आपका सब कुछ वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात है। आई होप कि क्लियर सर। अच्छा, अब देखो सर, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, सेक्शन 9, ठीक है। जैसे ये कंपनी रजिस्टर हो जाए, चाहे एनपीओ करो, चाहे कंपनी ओपीसी बनाओ, चाहे नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बनाओ, जो बनाना है बनाओ, एक बार कंपनी रजिस्टर हो जाए, सेक्शन 9 क्या बताते हैं। सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट। जैसे मानो कोई भी सर्टिफिकेट देखते हैं, मेरे पास ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पेटीएम का है, देख रहे हो सर, कहाँ लिखा है पेटीएम, दिखाते हैं, रुको। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये ओरिजिनल है, मैं पेटीएम के साइट से जाके निकाल के लाया। क्या हो गया, कंपनीज एक्ट 1956 दिख रहा है ना, ये देखो, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित की गई है, और ये कंपनी परिसीमित है, मतलब लिमिटेड है। आई hereby certify that
197 प्राइवेट लिमिटेड, दिख रहा है? Is this they incorporated under Companies Act 1956? किस दिन का बात है सर? 2001, 2001, ठीक है। अच्छा, ये देखो असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ कंपनीज एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। ऐसे पेटीएम दिल्ली में बना है, गुड़गांव में शायद इसका ऑफिस है, ठीक है। ये देखो 197 कम्युनिकेशंस दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल है सर, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल। भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्टर कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप कंपनी के नाम में परिवर्तन का नया निगमन प्रमाण पत्र, है ना। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर जितना है इतना समझ जाता हूँ मैं। कॉर्पोरेट पहचान शाखा, ये है इसका CIN नंबर, ठीक है, संख्या मेसर्स 190 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इतर द्वारा संपादित करता हूं कि मेसर्स 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो मूल रूप से दिनांक 22 दिसंबर को कंपनी अधिनियम 1956 का एक अंतर्गत मेसर्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखो हिंदी में किया हुआ है, ऐसा इंग्लिश में भी आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, ये देखो, ठीक है। ये 1956 क्योंकि 2013 एक्ट तब था नहीं, तो ठीक है, तो उस टाइम पे ये दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में एनसी मतलब ROC के अंदर संजय सूद जो डिप्टी रजिस्टर ऑफ कंपनीज हैं, उन्होंने इसको पूरा साइन करके इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? आप लोग भी जब कंपनी बनाओगे तो ऐसा ही कुछ देखने में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 4th फ्लोर, IFCI टावर, न्यू दिल्ली, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। पेटीएम ने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ परिवर्तन किया था, ठीक है, ये पेटीएम का MOA है सर। द शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैविंग पास्ड special resolutions in the annual or extraordinary general meeting held on 16/11/2015 altered the provision of its memorandum of association with respect to its object and complied with section 13 subsection 1 of Companies Act 2013. I hereby certify that the said special resolution together with the copy of memorandum of association as altered has this day has been registered given under my hand at Delhi this 27th of day of November 2015 में इनका ऑब्जेक्ट क्लास मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ चेंजेस लाया जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस लाया था और इसमें रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में साइन किया। तो मतलब ये शेयर होल्डर के पास जानकारी के लिए भेज देना चाहिए, सिंपल बात है। तो इस तरह से कंपनी ने 2016 में भी कुछ चेंजेस किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका है, ये देखो 2016 में भी कुछ चेंजेस किया, 2016 में ROC दिल्ली। सिमिलरली और एक ऑल्टरेशन है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जब भी करेगा 2017 में लास्ट है शायद, ठीक है, 2017 में भी कंपनी ने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस किया। तो जब जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन करके ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करेगा उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मतलब उसका डिटेल्स है। और आगे आगे ये देखो कंपनी का MOA, मैं आगे आगे आपको MOA बताऊंगा, जरूरत पड़ने से मैं आपको शेयर भी कर लूंगा। आप पेटीएम का, मैं पेटीएम इसलिए चूज किया क्योंकि पॉपुलर नेम है, आप लोग सारा दिन पेमेंट करते रहते हो पेटीएम के थ्रू से, कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो मैंने सोचा कि पेटीएम कर लेते। इससे पहले मैं टाटा पावर से दिखाता था, ठीक है, तो मैं सोचा कि थोड़ा ऐसा कंपनी लेता जो बहुत पॉपुलर है, सबको पता है, पेटीएम चिल्ला चिल्ला के बड़े हो गए सब कोई, ठीक है, तो इसलिए मैंने पेटीएम लिया। तो यहाँ पर आगे आगे मैं इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी रीड करूंगा आपके साथ, बट बिफोर दैट आपको मैं क्या दिखाया अभी इतना देर से, कंपनी रजिस्ट्रेशन जैसे होता है उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कैसे देखने में होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट by the name contained in the memorandum. Such registered company, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है, shall be capable of exercising all the functions incorporated company under this act and having perpetual succession. कंपनी का क्या है, सक्सेशन परपिचुअल है, मतलब कंपनी में मेंबर बदलेगा, ओनर बदलेगा, प्रोमोटर आएगा, मरेगा, चलेगा, चला जाएगा, बट कंपनी बंद नहीं होगा। विथ पावर टू एक्वायर, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue and be sued by the said name. ओके उसके नाम पे केस भी हो सकता है, वो भी किसी के नाम पे केस कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है,
टेंजिबल ऑब्जेक्ट, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट में भी उसका हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी काम कर सकता है, एवरीथिंग। From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company becomes a legal person. Point to be noted. मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात कहा था कि जैसे ही किसी का शादी हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी के बाद उसका एक लीगल एंटिटी आ जाता है, ठीक है, उसका एक अलग दायित्व आ जाता है। वैसा ही कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है ना, द कंपनी बिकम्स ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटर्स। जो कंपनी को बनाया उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हो सकता है कि आप ही ने कंपनी को बनाया, मतलब मैं इसके लिए पेरेंट्स का एग्जाम्पल यूज किया। सर बच्चे का जन्म कौन देता है, पेरेंट्स ही देता है। आप बात को समझो, आपका जन्म आपके पेरेंट्स नहीं दिया है ना। तो कोई बोलेगा माँ बाप जन्म देता है तो माँ बाप का हक होता है बच्चे पे, बिल्कुल होता है, लेकिन शादी के बाद नहीं। सर ये क्या बात है, शादी के बाद हक नहीं? नहीं सर, हक नहीं है। मैरिज के बाद आपके माता पिता से ज्यादा हक आपका, अगर लड़का हो तो वाइफ का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो। सर ऐसा कैसा बात कर रहे हो आप? हाँ, माँ बाप गुस्सा कर लेगा। सर बात गुस्से का है ही नहीं, यही तो रीत है समाज का। जैसे कंपनी को भी इसी तरह से बनाया गया, कंपनी का भी सेम कॉन्सेप्ट, देखो सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अलग नहीं। मैं सोच रहा था थोड़ा बैठे बैठे कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जो इनकॉर्पोरेटर से उससे अलग हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। पेरेंट्स नहीं बच्चे को बनाया, जन्म दिया, दुनिया में लाया, लेकिन बच्चा को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उसका एक अलग जीवन साथी चूज किया उन्होंने, अलग जिंदगी हुआ। अब बच्चा अलग, बच्चे का माता पिता अलग। एक्चुअली हमारे भारत में ही रीत था, जानते हो। आजकल सर क्या बताऊं, अलग ही चर्चित देश चल रहा है सब सिस्टम। मैं आजकल के बारे में बात नहीं करूंगा, ये क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट का धज्जिया बना दिया, उड़ा दिया सर। चलो डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जस्ट लाइक जैसे जिसने कंपनी को बनाया उसके साथ कंपनी का जो लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है अलग हो जाएगा, एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, और मेंबर के साथ कंपनी का एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाएगा एज एविडेंस बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब छोड़ो ये पेरेंट मैरिज वाला, बस एग्जांपल इसलिए था जस्ट टू गिव यू अ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई क्यों ये अलग हो जाते हैं, इसका एक बस सोशल एग्जांपल, एक और कुछ नहीं, भूल जाओ उसको। नाउ हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला, ये केस में ये चीज एक्चुअली हुआ था कि कंपनी अलग और कंपनी का मेंबर अलग। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस until it is dissolved by liquidation of struck out of register. The shareholder who buys shares, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। बात समझ लो सर, अगर आप आज पेटीएम का शेयर खरीदते हो, ठीक है, भले ही जिन लोगों ने पेटीएम का शेयर खरीदा उनको बड़ा दुख का दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है। सर कोई प्रॉफिटेबल बताऊं क्या? प्रॉफिटेबल में अदानी विल्मर ले लो, अगर किसी ने अदानी विल्मर में इन्वेस्ट किया है तो वो अदानी विल्मर में प्रॉफिट कर रहा है। सर अगर आप अदानी विल्मर में इन्वेस्ट किया, रिलायंस में इन्वेस्ट किया, अरे कोई भी कंपनी ले लो भाई, बात को समझो कि से फॉर एग्जांपल आपने अदानी में इन्वेस्ट किया, तो अगर आप अदानी में इन्वेस्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि आप अदानी विल्मर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए, आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए, ठीक है। आप शेयर होल्डर बनोगे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के प्रॉपर्टी में आपका हक हो जाएगा, कंपनी के प्रॉपर्टी में कंपनी का ही हक है, आपका हक नहीं। इवन जो प्रोमोटर है उसका भी हक नहीं रहता, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। यही तो बात ये हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुनवाला के केस में हुआ था। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब चलता जाएगा, कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता जाएगा until it is dissolved by liquidation और struck out of the register। अगर किसी कारण से इनको रजिस्टर से हटाया जाता है, इसको लिक्विडेट किया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट जब तक ऐसा कुछ नहीं होता कंपनी चलेगा, चलता जाएगा, चाहे कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, फर्क नहीं पड़ता। कैफे कॉफी डे, आप लोग जानते हो सर कैफे कॉफी डे के बारे में? सीसीडी, हाल फिलहाल में सीसीडी का बिजनेस बहुत खराब हालत हो गया, बिकॉज इसका ओनर जो है वो सुसाइड कर लिया था, आप लोगों को पता होगा। बड़ा ही दुख का बात है, बट बहुत ही खतरनाक भी है सिचुएशन वाइज। इसका शेयर एक टाइम पे 2016, 17, 18 के टाइम पे 300, 350 के आसपास भी पहुंचा था सर, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद इसका शेयर आप देखो कहाँ गिरते गिरते नीचे आ गया, लेकिन रिसेंटली इसके बिजनेस में फिर से कुछ जान आ गया, बिकॉज जो मैनेजमेंट में है वो कंपनी को चला रहे हैं। तो कोई प्रोमोटर गुजर जाए, चले जाए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं सर। ऐसे इसका बिजनेस मॉडल में काफी बदलाव आ रहा है आजकल, मेरे को जितना खबर है, ठीक है। इसके कारण इसका शेयर में भी रिसेंटली ग्रोथ दिखे, ठीक है, ये देखो सर, ये रिसेंट ग्रोथ है सिटी के बिजनेस में।
शेयर में काफ़ी ग्रोथ आया है, कुछ रीजन है इसका, मैं अभी इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ओनर रहे ना रहे कंपनी चलेगा सर, सिंपल बात है। ठीक है, सीसीडी का ओनर का ये 2018 का केस है शायद, 18 का 18 मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सर? तो कंपनी चलेगा सर। The shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a right petition will be maintainable by a company or its shareholders. Yes, अगर जरूरत पड़ने से कुछ पिटिशन फाइल कर सकता है क्योंकि वो शेयर होल्डर है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो अलग केस है। ठीक है, कि मेरा कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो फिर अगर कंपनी नहीं चल रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट नॉर्मली आपके कंपनी के प्रॉपर्टी में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। A legal personality emerges from the moment of registration of a company. जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगा उसका एक अलग लीगल पर्सनैलिटी आ जाएगा, and from that moment the person subscribing to the MOA and other persons joining as member as regarded as a body corporate or a corporation in aggregate and legal person begins to function as an entity. A company on registration acquires a separate existence and the law recognizes it as a legal person separate and distinct from its member. ये केस पता चला था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का केस में, कि भाई जिस दिन से कंपनी बन जाएगा उसका एक अलग अस्तित्व आ जाएगा, अलग एक एंटिटी आ जाएगा, अलग सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट आ जाएगा लॉ के अंदर में। लॉ ने कंपनी को एक अलग पर्सन के रूप में देखना चालू करेगा। ठीक है, It may be found that under the provision of this act, a company may purchase shares of another company. ये भी देखा जाता है कि कंपनी प्रोविजंस एक्ट के अंदर कि कंपनी किसी और कंपनी का भी शेयर परचेस कर रहा है and thus become a controlling company. However, merely because a company purchases all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company. ये केस पता चला था स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। सर ये क्या बात हो गया? मतलब सर ये बेसिकली जैसे मानो कि कोई कंपनी होल्डिंग है, ठीक है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि आप किसी कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग ले ली, ठीक है, एक ए लिमिटेड है और से फॉर एग्जांपल एक बी लिमिटेड है, या फिर आपको एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो कि टाटा, रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, टाटा ने बिग बास्केट में 68% स्टेक लिया। ठीक है, तो क्या इसका मतलब बिग बास्केट खत्म? क्योंकि टाटा का मेजोरिटी है तो क्या बिग बास्केट का अस्तित्व नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा एकदम नहीं सोचना है। बिग बास्केट का कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, बिग बास्केट है, भले ही टाटा ने उसका मेजोरिटी स्टेक क्यों ना ले लिया। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 82% शेयर होल्डिंग है, आई थिंक अभी थोड़ा चेंज अगर हुआ है तो आई डोंट नो, बट फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 82% ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग है। तो क्या फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का हो गया? नहीं, फ्लिपकार्ट ही है। हाँ, कंट्रोलिंग आपका आ सकता है क्योंकि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आपका कंट्रोलिंग आ सकता है, मेजोरिटी स्टेक है, आपका कंट्रोलिंग आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का कैरेक्टर ही बदल गया। समझ रहे सर लॉ क्या बता रहे हैं आपको? However, merely because a company purchases all shares of another company, it will not serve as means of putting an end to a corporate character of another company, and each company is separate juristic entity. ऐसा नहीं बिल्कुल। स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास के केस में ये चीज देखा गया था। As stated above, ये सब केस को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको थोड़ा सा क्या बोलूं सर कॉन्सेप्चुअल सवाल करेगा ना कि कंपनी का कैरेक्टर क्या बदल सकता है, आपका नॉलेज इतना रखो कि आपको कैसे भी क्वेश्चंस करे आपको केस लॉ को याद करके उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है, आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर में कैसे होता है कि आपको क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन में ऐसा कर दिया कि क्या कंपनी ने अगर किसी का स्टेक ले ले तो क्या उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो इन दैट केस आपको ये केस उठा के बताना पड़ेगा बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं ना सर? ये केस को मेंशन करना है, रेफर करना है कि ये केस देखा गया था स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मद्रास वर्सेस CWT मद्रास के केस में। तो चाहे कोई कंपनी किसी कंपनी का 100% ही शेयर क्यों ना खरीद ले, बट फिर भी कंपनी का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा, कॉर्पोरेट कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा। As stated above, the law recognizes such a company as a juristic person, separate and distinct from its member. The mere fact that entire share capital has been contributed by the central government. सोचो कि किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% शेयर कैपिटल है, जैसे मानो LIC गवर्नमेंट का 100% कंट्रोलिंग में चलता है। अगर LIC कुछ दिन में आएगा शेयर मार्केट में IPO लिस्टिंग के लिए, आई थिंक 5 से 10% के आसपास शेयर गवर्नमेंट छोड़ रहा है, ठीक है, जो पब्लिक कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना स्टेक 10% के आसपास मोस्ट प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्टली अभी मैंने डिटेल्स देखा नहीं, बट अगर आप लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो आपको कुछ पता चलेगा कि कितना स्टेक के लिए LIC आ रहा है या आना चाहता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही परसेंटेज वो छोड़ रहा है पब्लिक ट्रेडिंग के लिए।
तो पॉइंट इज दैट कि अगर किसी बिजनेस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 100% कैपिटल होल्डिंग है, नॉर्मली गवर्नमेंट के बिहाफ में प्रेसिडेंट का नाम आता है, ठीक है, does not make any difference in the position of registered company and it does not make a company an agent of either a president or central government. आप समझ रहे हो? अगर किसी कंपनी में सरकार का भी 100% स्टेक है या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट का स्टेक है, प्रेसिडेंट का स्टेक मतलब रामनाथ कोविंद का पर्सनल स्टेक नहीं रे बाबा, पद प्रेसिडेंट का स्टेक, जो नॉर्मली गवर्नमेंट जहां पर भी होल्डिंग होती है उसमें प्रेसिडेंट का साइन होता है, क्योंकि वो फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंट का, जो भी उसका इंटर कैपिटल कंपनी के नाम पे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हुआ था भेल के हेवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है कंपनी, समझ रहे हो ना, क्योंकि कंपनी का कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में है तो कंपनी गवर्नमेंट का एजेंट बन जाएगा, नहीं, कंपनी सेपरेट है, उसका अपना अस्तित्व है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। हेलो, अरे बोलो सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके सर। तो ये होता है, एक बार एक कंपनी को रजिस्टर कर दोगे तो, ठीक है, कंपनी का हक, कंपनी का बेसिकली पावर इस तरह से जनरेट होता है। तो बेसिकली लॉ ये पावर कंपनी को देता है, भले ही वो एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आगे अब चर्चा करते हैं एमओए के बारे में। हाँ सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जो एक कंपनी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कंपनी में दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एमओए और एक होता है एओए, ठीक है, एमओए एंड एओए। एमओए मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसके बेसिस में कंपनी को चलना पड़ता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव एवरीथिंग एमओए में होता है। जैसे कि मैं आपको पेटीएम का एमओए अभी दिखाऊंगा। और एओए होता है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। अब ऐसे सोचो कि कंपनी का रूल बुक, ठीक है, जिसके बेसिस में कंपनी अपने आप को डे टू डे बेसिस में कंट्रोल करता है, जो मेनली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और एमओए जो होता है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अभी आपको मैं एक बार एमओए पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, रियल लाइफ एमओए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है ये 197 कम्युनिकेशन का है ना, जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है सर, ठीक है। आप गूगल में पेटीएम टाइप करोगे ना, आपको 197 दिखाई देना चाहिए। पेटीएम लिखा नहीं दिखा, ये देखो क्या नाम है, 197 कम्युनिकेशन, लुक हियर सर, ठीक है, इसी नाम पे रजिस्टर्ड है, पब्लिक है, ई कॉमर्स है, 2000 में आया था, 22 साल पहले न्यू दिल्ली में, विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड। यस, पेटीएम का बिजनेस वर्ल्ड वाइड चलता है। क्या क्या प्रोडक्ट है इसका, पेटीएम, पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम स्मार्ट रिटेल, पेटीएम इनसाइडर, ठीक है। ये इस पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेटीएम पेमेंट बैंक, ये आगे का समय में रिवोल्यूशन करेगा। यही मेनली पेटीएम का सबसे बड़ा हथियार है सर, सबसे बड़ा हथियार। ओके, आगे आगे बात करेंगे सर, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, भले ही कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है, बट वॉरेन बफेट का भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अलीबाबा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। तो चलो वो अलग बात, बट आगे बात करते हैं कंपनी के एमओए के बारे में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपने जब बना था तब क्या ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, और बाद में ऑब्जेक्टिव को चेंज जब किया 2015 में, 17 में, 16 में। तो एमओए के अंदर नेम ऑफ द कंपनी लिखेगा, नेम क्लॉज बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहाँ है, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर बोलते हैं सर, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, एनसीआर। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी आया है, ठीक है, दुनिया में आए हैं तो बिजनेस कर लो, ठीक है, क्या बिजनेस करना है। The main objective to be pursued by the company on its incorporations are to carry the business of developing, designing, importing, exporting software products, services, including telecom related software, services, becoming a service provider of internet telecommunications, radio, television, or any other distributions or broadcasting activity as may be permitted by the government. To carry out the business of developing and providing services in the field of electronic, commerce,
web-based or related technology and application deal in all kinds of internet, extranet business using e-commerce application in India and any other country. Undertake computer related jobs as data collections, survey, data processing, data entry, computer aided drafting and designing, computer aided desktop publishing, multimedia application, communication network such as LAN, WAN, internet and its application, e-commerce using various software developed by self or procured from the market. समझ रहे हो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को कितना डिटेल्स में लिखना पड़ता है. To carry out the business of marketing and sales representatives in the electronic media, consultancy of electronic commerce and other products and services, including internet, email, enhanced fax service, electronic data, interchange, web publishing, web portal hosting, web solutions, to develop, build, store, host and promote portals, websites, other interactive multimedia product, e-commerce application and services, whether digital or otherwise, and market or distribute them on the internet or other distribution platform. बाप रे बाप, और भी है, खत्म नहीं होगा. ठीक है, हम आपको शेयर करूंगा, आप लोग घर में बैठे बैठे प्लीज पढ़िएगा. ऑब्जेक्ट क्लॉज खत्म हो जाएगा 13 नंबर पॉइंट में जाके. ठीक है, और इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, टू लेंड एंड एडवांस मनी, जिसके लिए पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है इनको. ठीक है, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है सर. ऐसे और भी कंपनीज आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये पेटीएम का एक फास्ट मूवर एक एडवांटेज है, क्योंकि पेटीएम के पास टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है. To lend and advance money or give credit on any terms and mode and with or without security to any individual. Security के लेके भी, मतलब कुछ mortgage लेके या बिना mortgage का, firm, body corporate or any other entity to enter into guarantees and suretship or all kinds to receive money and deposit on loan up to any terms, upon any terms, and to secure or guarantee in any manner and upon any terms the payment of any sum of money or the performance of any obligations by any person, firm or company in furtherance of the main business object of the company, subject to compliance with all applicable laws. इवन इस पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई का लाइसेंस भी है इनके पास. ठीक है, यहाँ पर जैसे मानो बुकिंग का, ये देखो रिजर्व प्लेसेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं ना फ्लाइट बुकिंग के लिए, होटल बुकिंग के लिए पेटीएम को इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं. ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ काम सर जो पेटीएम के थ्रू से होता है. ठीक है, बहुत सारा चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू से आप बहुत सारा काम कर सकते हो. यही इसका बेनिफिट भी है और यही इसका प्रॉब्लम भी है. ठीक है, प्रॉब्लम ही है, इतना सारा चीज होता है पेटीएम को लेके. जो सबसे नेगेटिव चिंता है वही है कि इतना सारा चीज मेंटेन करके कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे करेगा. ऐसे कहा जा रहा है बड़े बड़े लोगों से, एनालिस्ट से, कि 2025 ऑनवर्ड्स कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगा. ठीक है, लेकिन और एक बार प्रॉफिटेबल होगा तो बहुत ही हाई प्रॉफिट जनरेट करेगा, ये एनालिस्ट का मानना है, लाइक जेपी मॉर्गन वगैरह. ठीक है, बता रहे हैं सर. लेकिन एक ये भी प्रॉब्लम है कि इतना सारा बिजनेस लेके क्या पेटीएम सर्वाइव कर पाएगा. ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर कितना सारा पॉइंट बताना पड़ता है. और यही एक्चुअली एमओए का सबसे बड़ा खेल है. द ऑब्जेक्ट्स इन्सिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट. अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि ऑब्जेक्ट को पाने के लिए या उसके साथ जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कंपनी क्या क्या करेगा. ठीक है, फिर नीचे आते हैं, ओरिजिनल दिखा रहे हैं आपको इसलिए ताकि आपको समझ में आए. आजकल सर क्या बताऊं, ओरिजिनल चीज पढ़ना चाहिए ना. द अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट ऊपर में लिखा हुआ है उसको छोड़ के कोई कंपनी का दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, बहुत सारा और भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर. ठीक है, और नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज ही खत्म नहीं हो रहा है पेटीएम का. एक्चुअली एमओए इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में है. ये देखो कंपनी का ओनर का रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब कुछ. ठीक है, विजय शेखर शर्मा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टेकन बाय ईच, 10% करके एक शेयर है, सिग्नेचर्स वगैरह. ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया. अच्छा ये एमओए खत्म हो गया, अब ये आ गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, तो आगे आगे मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आपको बताऊंगा. लेकिन सर आप लोग मुझे इतना बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का एमओए पढ़ने से आपको कंपनी के बारे में क्या खबर मिलता है. ये देखो सर, कंपनी के एमओए के अंदर ये लिखा रहता है कि कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. तो ये पता चल गया कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी अलग, कंपनी का लायबिलिटी अलग. मतलब कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था या जब धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ा, कंपनी अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी चेंजेस किया. ये देखो ₹104 करोड़ 10,66,000, जिसको डिवाइडेड इनटू
10 crore 41 lakh 60,600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, मतलब इतना शेयर्स है और 10% करके इनका फेस वैल्यू बनाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपनी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग क्लॉज एमओए के अंदर देख पाओगे, ठीक है। मतलब अगर कंपनी को समझना है, कंपनी के बिजनेस को समझना है, तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो पब्लिक कंपनी हो, स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो, आप उसका एमओए या एओए पढ़ के कंपनी के बारे में सारा डिटेल समझ सकते हो। समझ में आ रहा है सर? लॉ पढ़ने का ये फायदा है कि कंपनी का एमओए एओए किताब लो, इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ लो, और पढ़ने के बाद बिजनेस को समझो। बिजनेस के जैसे शार्क टैंक में आप लोग क्या देख रहे हो, वो आता है अपने बिजनेस को बताते हैं, ऑब्जेक्टिव को बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बताते हैं, ठीक है, कितना पैसा लेके आ रहा है, कितना इक्विटी के लिए कितना परसेंटेज लेना चाहता है। अरे ऐसा ही होता है ना शार्क टैंक में, अरे बोलो ना, हेलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर। तो एग्जैक्टली वही सब बात को जो है, वही सब जो डिटेल्स है उसको लॉ के भाषा में लीगली डॉक्यूमेंटेशन या ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपका एवरीथिंग बनता है। तो जो मैंने आपको दिखाया उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी as originally framed or as altered from time to time. Yes, समय के साथ साथ चेंज करो, pursuant of any previous company law or this act, it is base documents for the formation of the company. company formation करने का ये base document है, along with the article of association is regarded as the constitution of the company. इसको कंपनी का constitution कहा जाता है, कंपनी का संविधान, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि देश में जो कुछ भी होगा संविधान के हिसाब से होगा, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। फिर उसी तरह संविधान में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको चेंजेस भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन समय लगता है। MOA and AOA similar to other company agreements and resolution is subject to the Companies Act 2013 section 6 and the law of the land, and therefore all its contents need to be compliance of Companies Act 2013। जो भी करो भाई, law of the land is very important and other applicable legislations। Section 4 of Companies Act 2013 seeks to provide for the requirement with respect to memorandum of a company, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एमओए को रजिस्टर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, भाई किस लिए आए हो दुनिया में, कंपनी को किस लिए बनाए जा रहे हो, एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड व्हिच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। आपका ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। हाँ सर, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आगे आगे बताऊंगा आपको कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अगर करना पड़े तो सर उसको ना दिया अवॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है, आगे बात करूंगा आपके साथ। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी है, आजकल थोड़ा मतलब आप इजीली चेंज भी कर सकते हो, काफ़ी इजी हो गया है, बट एक ज़माने में इतना आसान नहीं था। ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम करना एक ज़माने में एकदम आसान नहीं था, बट आज काफ़ी ईजी हो गया है। It enables shareholder, creditor and all those who deal with company to know that what its powers are and what activities it can engage in। चाहे आप कंपनी का शेयर होल्डर बन रहे हो, चाहे आप कंपनी का क्रेडिटर बन रहे हो, ठीक है, वैसे कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, यू मस्ट नो कि कंपनी क्या काम करते हैं, ठीक है, अंधाधुंध काम मत करो। हाँ, बैंक है तो लोन दे दोगे, कंपनी का बिजनेस का सिचुएशन नहीं जानोगे, what its powers are and what activities it can engage in। The memorandum is a public document under section 399 of Companies Act 2013। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी चेक कर सकता है। Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein। I hope you understand। जो भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, ये प्रिज्यूम है, आप पढ़े ना पढ़े आपका प्रॉब्लम, बट ये मान लेंगे कि कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आप कंपनी के एमओए पढ़ चुके हो, ये मान लेंगे सर, लॉ ही कहता है, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, है ना। सर हमें नहीं पता था ये कंपनी धोखा देगा। अरे भाई, आप पढ़ा क्यों नहीं, कंपनी क्या करता है आपने जाना क्यों नहीं, आपका प्रॉब्लम। कंपनी में पैसा रखने से पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो जान लो, आरओसी किस कारण में उनको परमिशन दिया ये तो देख लो, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सर मैं तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो फिर मत करो। अगर नॉलेज नहीं है तो काम मत करो, नॉलेज लेके कर पाओ तो तभी करो। बिना ज्ञान का किसी भी चीज पे पैर रखना मतलब बेसिकली अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार। थोड़ा बहुत तो जानकारी लेके करना चाहिए ना। क्रिकेट खेलना नहीं आता, ठीक है,
बिना पैड बैट का खेलने चले गए। ऐसा हम लोग बांग्ला में एक बड़ा फेमस बात करते हैं, ढाल नहीं तलवार नहीं निधिराम सरदार। सुने हो आप लोग कोई? जो लोग बंगाली हाँ सर सुने। और जानते हो उनको पता होगा, लेकिन ढाल नहीं तलवार नहीं तलवार नहीं निधिराम सरदार। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि कुछ तो जानो सर, तब उसके बाद करो ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? कम होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगा, कम होगा। The shareholders must know the purpose for which his money can be used. shareholder को ये भी पता होना चाहिए कि उसका पैसा किस पर्पस में यूज होने वाला है by the company and what risk he is taking in the making the investment. समझ में आ रहा है सर? मतलब आपको समझ में आ रहा है? जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं उनको कंपनी लॉ आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स आना चाहिए। बोलो सर, लोगों को बोलो, सबको बोलो, शेयर मार्केट पे पैसा लगाने से पहले कंपनी लॉ जान लो। सर ये कौन पढ़ेगा? पागल है कोई? A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity to it for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by the memorandum. If it does, it would be ultra vires the company and void. अगर कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड में जाके कुछ भी करता है, ये अल्ट्रा वायरस कहलाता है। सर अल्ट्रा वायरस क्या है? ये वर्ड सर लैटिन वर्ड है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्यों इंग्लिश लॉ में, मतलब लॉ, हम लोगों का लॉ इंग्लिश से प्रभावित है, और इंग्लिश अपने लॉ के अंदर लैटिन को बहुत बार यूज करते हैं। लैटिन मतलब रोमन। ओके, रोम में दो भाषा चलता था, एक ग्रीक और एक लैटिन। तो और यूरोपियन नेशंस में लास्ट 2000 ईयर्स में रोमन का बहुत कल्चर का प्रभाव है, और इसीलिए इनके लॉ के अंदर इनका लैंग्वेज देखने को मिलता है। और क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में बहुत दिनों तक रूल किया है, हमें भी उनका हिसाब से पढ़ना पड़ता है, और आजकल ये ग्लोबल भी है। ओके, तो अल्ट्रा वायरस दी कंपनी एंड वॉइड। ठीक है, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाके काम करता है तो क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल स्टेट क्या क्या बताते हैं आप लोग एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक केस बताता हूँ अल्ट्रा वायरस का। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का केस बताता हूँ आपको, बड़ा ही अच्छा लगेगा। बाकी आप क्लॉज जो है, जो मेमोरेंडम में होना चाहिए, वो आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। नोट्स तो आपको मैं शेयर कर ही दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये आज का लास्ट डिस्कशन है, आप ध्यान से सुनिए सर, मजेदार पॉइंट है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? ओके, वायरस इन द केस ऑफ कंपनी व्हाटएवर इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में बोला नहीं गया, जैसे पेटीएम अपने मेमोरेंडम में जो बोला नहीं है, as the object or powers is prohibited by the doctrine of ultra virus. जो मेमोरेंडम में बोला नहीं वो कर नहीं सकता, सिंपल बात है। As a result, an act which is ultra virus is void. पावर से बियॉन्ड है, void, cancel, and does not bind the company. और वो कंपनी को बाइंड भी नहीं करेगा। अगर कंपनी किसी के साथ अपनी पावर के ऊपर जाके कुछ डील करता है, ये उसका प्रॉब्लम है कि उसने भी कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको बाद में छोड़ देता है कि भाई ये मेरे पावर के बाहर है, तो कोई उस पर केस भी नहीं कर सकता। मानो पहले गलती से कर लिया था, फिर बाद में पता चला कि भाई ये मेरा पावर है नहीं, तो वो उसको नकार सकता है, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकता। नाइदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन शू ऑन इट, ना तो कंपनी शू करेगा ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शू कर सकता है, बिकॉज वो बियॉन्ड पावर है। The company cannot make it valid even if every member assent to it. Even company जो अपने पावर के अंदर नहीं है उसको वैलिड भी नहीं बना सकता, अगर सारा का सारा शेयर होल्डर एक हो जाए तो भी नहीं। The general rule is that an act which is ultra virus, the company is incapable of ratification. Ratification मतलब alteration. Ratification मतलब alteration. The general rule is that an act which is ultra virus, the company is incapable of ratification. An act which is intravirus, मतलब intravenous मतलब within the power, intravirus मतलब within power, the company but outside the authority of the directors, मतलब कंपनी के पावर के अंदर है लेकिन डायरेक्टर के अंदर पास पावर नहीं है, may ratify by the company in proper form. Yes, डायरेक्टर के पावर में नहीं है बट कंपनी के पावर में है, तो शेयर होल्डर मिलकर रेजोल्यूशन पास करा के कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? डायरेक्टर के पास पावर नहीं है बट शेयर होल्डर के पास पावर आ सकता है, बिकॉज कंपनी के पास पावर है, सो उसको किया जा सकता है। बट अगर अल्ट्रा वायरस है तो अगर सारा का सारा मेंबर भी एक हो जाए तो भी नहीं कर सकता। ये केस बना था राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी का।
शैलेंद्रनाथ मुखर्जी का 1982 का केस था, ठीक है। तो क्या बात निकल रहा है, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, जो भी काम कंपनी करना चाह रहा है या कर रहा है, अगर वो अल्ट्रा वायरस है, अगर वो अल्ट्रा वायरस है, दैट मीन्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स only and the shareholders can ratify it. Yes, point to be noted. अगर अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स है तो शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकता है, बट इफ इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी बाहर है, द कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल इन द प्रॉपर वे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर है तो भी कंपनी इसको प्रॉपर वे में ऑल्टर कर सकता है, बिकॉज ये इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर ये कंपनी के पावर से ही बाहर चला जा रहा है तो नहीं कर पाएगा। आपको आगे मैं केस बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो रूल बना है सर, ये रूल एक्चुअली शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एंड कंपनी के जो क्रेडिटर है उनके लिए बनाया गया, जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा और जो कंपनी का क्रेडिटर होगा। The doctrine of ultra vires was first enunciated by the House of Lords in a classic case, Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Riche. 1878 का केस है। The memorandum of the company in the said case defined its object. Thus, the object for which the company is established are to make and sell or lend or hire railway plants. मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कंपनी का, एशबरी रेलवे का, ध्यान से सुनिए। The object for which the company is established are to make and sell, मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, उधार देगा, हायर करेगा, भाड़ा कर सकता है, रेलवे प्लांट्स और मशीनरी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। किसके बिजनेस के लिए? मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर के बिहाव में ये कंपनी, मतलब ये जो एशबरी रेलवे कैरेज बनाएगा, सेल करेगा, लेंड करेगा, हायर करेगा रेलवे प्लांट्स। ओके, बात को ध्यान से समझिए। अब रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसका? एशबरी रेलवे का। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था आपको मैं बताता हूं, देखो सर। द कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स रिचे, अ फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। मेसर्स रिचे, अ फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइन इन बेल्जियम। ऑन सब्सिक्वेंट रेपुडिएशन ऑफ दिस, रेपुडिएशन मतलब रिजेक्ट करना, of this contract by the company on the ground of its, मतलब जैसे ही वो रिचे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एशबरी के साथ, रेलवे कैरेज के साथ, कंपनी उसको रिजेक्ट कर दिया, रेपुडिएट कर दिया। तो क्योंकि ये जो कंपनी है ये लोगों को रेलवे प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, तो रिचे को लग रहा है कि ये अगर रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि इसका तो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट लेना, तो फिर ये रेल लाइन कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहा है। अब बात को समझो। The company entered into a contract with Messrs Riche, a firm of railway contractor, to finance the construction of a rail line. मतलब रेल लाइन को फाइनेंस करना, रेल लाइन बनाने का फाइनेंस करना कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, रिचे को लगा कि कंपनी बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कंपनी ये रिजेक्ट करना चाहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग अल्ट्रा वायरस। Riche brought a case for damages on ground of breach of contract. भाई आप तो कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको तो लेना पड़ेगा। As according to him, the word general contractor, मतलब रिचे को लग रहा है ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर है तो सारा कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज गिव पावर टू द कंपनी टू एंटर इनटू सच ए कॉन्ट्रैक्ट। आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन therefore it was within the powers of the company। ये किसको लग रहा है? ये रिचे को लग रहा है कि रिचे को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए कंपनी को, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। मोर सो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज रैटिफाइड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, और इस कॉन्ट्रैक्ट को मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने रैटिफाई भी कर दिया, ऑल्टर भी कर दिया, तब तो करना चाहिए, लेकिन कंपनी बोल रहे नहीं कर सकते। अब इसका केस को कोर्ट में लाया गया। अब कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है सुनो, आपको मैं फिर से केस एक बार समझाता हूँ। एशबरी रेलवे कैरेज के साथ मेसर्स रिचे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली देखो, एशबरी रेलवे कैरेज क्या काम करता है, वो बेसिकली मेक, सेल, लेंड, हायर रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेसर्स रिचे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो है फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइन इन बेल्जियम। लेकिन कंपनी इस ग्राउंड में इसको रेपुडिएट कर रहा है कि कंपनी कहना चाहता है कि ये मेरा अल्ट्रा वायरस है, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्टिव से बाहर है। रिचे का मानना है कि भाई कंपनी ब्रिज कर रहा है, जहां पर कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, सारा का सारा नहीं, मेजॉरिटी।
लेकिन कंपनी का कहना है कि नहीं ये अल्ट्रा वायरस है, लेकिन रीचे बोल रहे कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड क्या बताते हैं, मतलब कोर्ट क्या इसका डिसीजन देता है, सुन लो सर, तो आपको एमओए का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस। लॉर्ड ने भी बताया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस है द कंपनी के लिए, therefore null and void, and the term general contractor was interpreted to indicate as making generally of such contract as are connected with the business of mechanical engineers। ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का बात यहाँ पर लिखा हुआ था ना सर, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर रेलवे कैरेज कंपनी के लिए नहीं था, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिकल इंजीनियर के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये रेलवे कैरेज के लिए नहीं था। ठीक है, तो ये लाइन मिस इंटरप्रेट कर रहा है कौन, रीचे। ठीक है, तो ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है, इसलिए कोड उसको क्लियरली बता रहा है द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के साथ कनेक्टेड है। द कोर्ट हेल्ड दैट इफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैड बीन इन रूम एंड हैड सेड दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वी डिजायर टू मेक व्हिच वी ऑथराइज द डायरेक्टर टू मेक, स्टिल इट वुड बी अल्ट्रा वायरस। अगर वो डायरेक्टर को भी ऑथराइज करने देता है और सारा का सारा डायरेक्टर भी अगर हाँ बोलता है तो भी ये अल्ट्रा वायरस ही रहेगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव के बाहर है। The shareholders cannot ratify such a contract as the contract was ultra vires the object clause, which by act of parliament they were prohibited from doing. The purpose of doctrine of ultra vires has been defeated as now, because आजकल ये defeat इसलिए हो जाता है, object clause can be easily altered by passing just a special resolution by the shareholder, जैसे कि आपको मैंने पेटीएम के केस में, पेटीएम ने 2015 में, 2016 में, 2017 में भी करके दिखाया। तो आजकल ये बड़ा सिंपल हो गया है, बट एक टाइम तक ये अल्ट्रा वायरस बहुत टफ कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बोलो सर, आपको अल्ट्रा वायरस समझ में आया? ये रेलवे कैरेज, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे का केस समझ में आया? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फेमस केस है। आगे आगे मैं आपको एमओए के बारे में, ऐसा एक काम मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप लोग घर में ना जरूर ये एमओए का जो भी क्या क्या होना चाहिए एमओए के अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी रीड किया पेटीएम के एमओए से, आप एक बार किताब से पढ़ के फिर पेटीएम या जो भी एमओए देखना चाहते हो जरूर गो थ्रू करो। ठीक है, और फिर मुझे नेक्स्ट दिन अगर कोई डाउट है तो पूछो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एओए बताऊंगा और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और बाकी जो भी बचा कुचा पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों का जो भी डाउट है वो, मतलब बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी में जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, इतना ही है आज। ओके, कोई डाउट है तो पूछो, नोट शेयर करता हूँ, फिर टाटा, फिर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके सर, टाटा। गुड नाइट। गुड नाइट। सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।